आज हमारी टोटल 3 लेक्चर्स हैं। मैंने आपको मैसेज करवा दिया होगा, शायद उन्होंने कुंद्रा सर ने कर दिया है। तो आप समझ गए होंगे इस चैप्टर का आज ही जो है ऑलमोस्ट काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट मतलब आप ये समझ के चलें कि 80% तक काम निपट जाएगा आज इसका। और बाकी 2-3 दिन और बचा। एक बचता है थर्सडे, एक बचता है फ्राइडे, एक बचता है सैटरडे। इधर 3 डेज में पढ़ाऊंगा तो ये चैप्टर हमारा निपट जाएगा। इसके बाद हमने ऐसे सोचा है कि पहले हम लोग करेंगे सरफेस केमिस्ट्री। थोड़ा छोटा चैप्टर है, बहुत आसान है, 3 से 4 दिन में खत्म हो जाएगा सरफेस। बहुत ही छोटा और आसान चैप्टर है। सरफेस के लिए हाइड्रोजन अच्छे से घर पे पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रोजन से का लेना देना सरफेस केमिस्ट्री से है, क्योंकि आसान चैप्टर है तो उसको हम लोग कर लेंगे। फिर मैंने ऐसा सोचा है कि उसके बाद पी ब्लॉक है, मेटलर्जी है, डी एंड एफ ब्लॉक है। 3 चैप्टर्स हैं आगे कंटिन्यू, पी ब्लॉक, मेटलर्जी एंड डी एंड एफ ब्लॉक। तो 2 चॉइस है आपके पास, तो मैं फाइनल वहां पूछ लूंगा, जो आप बोलोगे मैं उसे फॉलो करूंगा। एक चॉइस है कि मैं आऊं और उस चैप्टर को रिवाइज करवा दूं। दूसरा चॉइस ये है कि मैं पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, डी एंड एफ और मेटलर्जी इनको एक साथ रिवाइज करूं। और ड्यूरिंग लेक्चर, मतलब मैं एक दिन में सारा रिवाइज ना कराऊं, थोड़ी थोड़ी टॉपिक को रिवाइज कराऊं, और ड्यूरिंग लेक्चर मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ लूं, स्क्रीन पे प्रीवियस इसका क्वेश्चन लिख लिख के पूछ लें, क्योंकि इनके बाद पास्ट ईयर के सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो इनऑर्गेनिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल हमारा अभी 1-2 चैप्टर रह रहा है, जिसमें एक रह रहा है इलेक्ट्रो, एक रह रहा है काइनेटिक्स, एक रह रहा है टीडी, एक रह रहा है टीसी, मतलब थर्मोडायनामिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री। तो 4 चैप्टर भी हमारे रह रहे हैं इसके बाद। बाकी इनऑर्गेनिक पूरा कंप्लीट हो गया है ऑलमोस्ट। कॉम्प्लेक्स करेंगे तो खत्म हो जाएगा। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन में हम लोग कर लेंगे ऑलमोस्ट। मुझे लगता है कि इस मई जाते जाते तक हम लोग फर्स्ट बुक कंप्लीट कर लेंगे। बाकी देखते हैं प्रभु की इच्छा क्या होती है। आइडियल सोल्यूशन हमने पिछले क्लास में शुरू किया था, देखते हैं थोड़ा। अभी हम पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तक आइडियल नॉन आइडियल एक बार पूरा पहले पढ़ लेंगे, फिर 5-10 मिनट में पीछे से पूरा एक बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि मैं जो एक बार बोल दूंगा सुन लेना, आपने रिवाइज किया होगा। फिर भी एक बार मैं अपना जॉब फुलफिल कर दूंगा, आप उसे देख लेना। इसके बाद मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिल्कुल अच्छे से आराम से पढ़ाना चाहता हूँ, कोई छेड़छाड़ उसमें नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल मैं अपने हिसाब से पढ़ाऊँ। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम कंटिन्यू 1.5-2 घंटे के लेक्चर्स में देखेंगे, ताकि हमें समझ में आ पाए। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, सभी बच्चे देखें आप, कि हमारे पास 2 तरीके का सॉल्यूशन है। मैंने आपसे बोला था, एक का नाम आइडियल है, इसको रफ कर देता हूँ। एक का नाम आइडियल है, आप जानते हैं, और एक का नाम है नॉन आइडियल। मैंने ये भी बताया था आपसे कि आइडियल नॉन आइडियल की पहचान कैसे है। आपसे क्वेश्चन आएगा, डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एनसीईआरटी का बेसिक क्वेश्चन है, आप जानते हैं, डेफिनेशन वगैरह लिख लेंगे। सॉल्यूशन व्हिच फॉलो राउट्स और दैट इज आइडियल सॉल्यूशन, नॉट फॉलो, समझ रहे होंगे आप, नॉन आइडियल। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि क्वेश्चन आ गया तो आइडियल सॉल्यूशन है कि नॉन आइडियल है? तो आइडियल के बारे में मैंने बताया था कि उसमें हेलाइड्स हो और उसकी साइज से डिफरेंस निग्लेजिबल हो, ना के बराबर हो, या ऑलमोस्ट सिमिलियर, साइज कैसा हो, सिमिलियर हो, या उसमें कैसा हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने देख रखा है। नॉन आइडियल में ऐसा फीचर नहीं होना चाहिए। नॉन आइडियल अभी हम थोड़ा देर में पढ़ने वाले में दिख जाएगा। फिर आइडियल के बारे में बताया, डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू 0 आना चाहिए। इसमें कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन या स्मॉलर देन होना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें हमने कर लिया था पिछले क्लास में। फिर इसके बाद हमने ये भी आपको समझा दिया था कि डेल्टा एस दैट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब है रैपिड रैंडम मोशन, उसको हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन मैंने आपको सीधा समझाया है कि आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है आपको? उसका एक्सपेंशन ध्यान रखना है। एक्सपेंशन हम लोग बोलते हैं एंट्रोपी। ठीक है, तो एक्सपेंशन मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एस को ब्रह्मा जी का वरदान है। मतलब ये निगेटिव के लिए, मतलब सॉरी नॉन आइडियल के लिए और आइडियल के लिए, दोनों के लिए क्या होगा, ये बराबर होगा। डेल्टा जी रिलीज एनर्जी होगा तो स्टेबिलिटी आएगी, तो ये भी दोनों कैसा होगा, बराबर होगा। ये भी मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद डेल्टा एच का रिलेशन आज की क्लास में हम देखना शुरू करेंगे। इसके बाद जो हमने पिछले क्लास में डेल्टा वीपी अपर प्रेशर फोर्स पर अट्रैक्शन के बीच में भी रिलेशन देख लिया था। फिर आइडियल के बारे में थोड़ा हम जो बात कर रहे थे, अब उसको जरा देखते हैं, ताकि हमें पूरी बात क्लियर हो पाए।
मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन विच फॉलो राउट्स आप जानते हैं, इसे बोलते हैं px से प्लस पी नॉट बी, एक्स भी यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली ये कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप जानते हैं ये क्या लिखा हुआ है, पी ए प्लस पी वी इक्वल टू पी, आप जानते हैं लिखा हुआ है प्रेशर इक्वल टू, प्रेशर का मतलब है वेपर प्रेशर, या पी मतलब प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ पी। अब पार्शियल प्रेशर को हम लिखते हैं पी नॉट ए एक्स ए, और पार्शियल प्रेशर को लिखते हैं हम पी नॉट बी एक्स बी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब अब जरा देखिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था, दोबारा जानबूझ के थोड़ा लिख रहा हूँ, पी वी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स वी, यहाँ तक हमने पिछले क्लासों में देख लिया है। इसके बाद मैंने आइडियल सोल्यूशन के लिए बात करा, तो मैंने बताया आपसे कंटेनर है हमारे पास, जरा से यहाँ देखते हैं एक बार थोड़ा, ये कंटेनर है, मैंने आपको समझाया था, और इस कंटेनर में यहाँ पे कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉल्यूशन का मतलब ए प्लस बी है। हमने पिछले क्लास के लेक्चर्स में एक बार ए नाम का कोई मॉलिक्यूल है, उसको पूरा सेपरेट करके उसका वेपर प्रेशर लिखा था, जो ट्रू वेपर सॉल्यूशन निकल के आएगा या वेपर प्रेशर निकल के आएगा, उस वेपर प्रेशर का नाम नॉट्स आइडेंटिफाई करते हैं। अगर ए होगा सॉल्यूशन तो पी नॉट ए, सॉल्यूशन अगर बी होगा तो क्या नाम रख रहे हैं हम, पी नॉट बी रख रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक सॉल्यूशन लेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन में हम सॉल्यूशन लेंगे तो आपको पता है कि इसका कोई ना कोई मूल होगा। मोल आपको तो पहले से पता होगा, मोल पता नहीं होगा तो मोलर मतलब वेट गिवन होगा, आप जानते हैं वेट वगैरह आप निकाल लेंगे, जब वेट से मोल निकाल लेंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन भी हमने पिछले क्लास में देख लिया है, आप जानते हैं अच्छे से, इसको भी हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ ए ऊपर, नीचे में टोटल मोल दैट इज एन प्लस एन बी हम रख लेंगे तो आ जाएगा हमारा। उम्मीद करता हूँ वो क्लियर हो गया होगा। फिर इसके बाद आप जानते हैं कि यहाँ पे पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू भी कैसे होनी चाहिए, गिवन होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा डाटा जैसा है कैसा है, कॉन्स्टेंट है, ये सारा डाटा तो होना ही चाहिए, आप इसको जानते हैं। फिर यहाँ से आपको याद होगा हमने p की वैल्यू निकाला था, पी नॉट एक्स इस तरीके से, फिर पी नॉट बी एक्स बी इस तरीके से हम लोग पिछले क्लास में निकाल रहे थे। ये जो p आता है इसको हम बोलते हैं p कैलकुलेटेड, क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा होगा आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जो राउट्स को फॉलो करता हो, और ये लाइन लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा p ओबीएस इक्वल टू p कैलकुलेटेड, p ओबीएस इक्वल टू p कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड क्या हमने देख लिया, अब p ओबीएस जरा से एक बार देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि इसी को हम क्या करेंगे, मैनोमीटर से इस तरीके से ऐड कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे एक बार दिखाता हूँ आपको, ये लाइन एक नीचे सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहा है, दैट इज ए प्लस बी है, और ये हमने इसको कनेक्ट कर दिया, देखते हैं इस तरीके का, इस तरीके से हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जो प्रेशर जनरेट होगा उसका नाम वेपर प्रेशर है, आप जानते हैं। तो ये प्रेशर मान लेते हैं कि शुरू में मान लेते हैं कि यहाँ पे था, जरा देख लें, स्टार्टिंग में यहाँ पे था, मान लिया हमने स्टार्टिंग में कहाँ पे था, यहाँ और यहाँ था, देख लें आप, ये सॉल्यूशन साइडेड पार्ट यहाँ पे था, ये यहाँ पे है, मान लेते हैं, थोड़ा हल्का सा साइड कर रहा हूँ ताकि समझ पाए। इसके बाद जैसे ही वेपर प्रेशर यहाँ से फोर्स लगाएगा, यहाँ से प्रेशर जनरेट होगा, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, अब न्यू, ये लिख देता हूँ ओरिजिनल, ओ का मतलब ओरिजिनल है, और ये न्यू है, न्यू अब यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक में वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, प्रेशर की वजह से हो रहा है। तो यहाँ के जो प्रेशर लिखा होगा उसको बुक्स में इस प्रेशर का नाम लिखा होगा पीओबीएस, जो हमने पिछले क्लास में देख लिया है। तो पीओबीएस क्या है, जो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, पीओबीएस क्या है, ऑब्जर्व करेंगे, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, जो लैब में काम करेगा। पी कैलकुलेटेड आप जानते हैं क्या है, जिसको आप ड्यूरिंग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये दोनों कैसे आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। बराबर आने का मतलब ये होगा कि ओरिजिनल का सॉल्यूशन का प्रेशर और जो है आपने न्यू का निकाला है उसका अगर प्रेशर, दोनों का कैसा होना चाहिए, ऑलमोस्ट बराबर होना चाहिए। प्रेशर का सेंस आसान शब्दों में बोलूं, क्या कह रहा है, वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा वी मिक्स अगर बराबर होगा, वॉल्यूम इसमें दोनों बराबर होगा, तो हम बोलेंगे ये आइडियल सॉल्यूशन है। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देखा था, मैंने जानबूझ के थोड़ा रिकॉल किया है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं इनके रिलेशन को लेकर, ये रफ कर रहा हूँ। अब देखिए, सबसे पहले इनका रिलेशन देखना है, मैंने बताया था किसका रिलेशन देखना है, डेल्टा वी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, वीपी, और हमने देखा था किस टाइप का इंटरेक्शन है। इन सबों से पास्ट ईयर में मैंने आपको बताया कि बहुत क्वेश्चन आया हुआ है कंटिन्यू, इन सबों से पास्ट ईयर में बहुत क्वेश्चन कंटिन्यू आया हुआ है। तो जरा इनको भाई हम देखने वाले हैं कि क्या क्या रिलेशन। सबसे पहले हम देखेंगे डेल्टा वी मिक्स। डेल्टा वी मिक्स का फुल फॉर्म हम जानते हैं क्या होता है, आप जानते हैं, वॉल्यूम इंटरमिक्सिंग, समझ रहे हैं मेरी बात। तो अगर डेल्टा वी मिक्स देखेंगे तो कितना होगा, जीरो, क्योंकि आइडियल के लिए सॉल्यूशन है। एच मिक्स की भी वैल्यू कितना होगा, जीरो, आप जानते हैं। डेल्टा एस मिक्स की भी वैल्यू कितना होगा, जीरो। डेल्टा जी मिक्स की भी वैल्यू कितना होगा, जीरो। जरा सा देख लो आप, सर आपको कैसे पता चला ये सब जीरो जीरो हुआ। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आपके घर में कोई बच्चा रिलेटिव आता है, किसी भी रिश्तेदार का बच्चा आता है, और वो बच्चा बहुत शांत स्वभाव का है, सीधा सीधा कंसेप्ट ही, बहुत शांत स्वभाव का है, एक जगह बैठा रहता है, जो देते हैं वही खा ले, ज्यादा क्वेश्चन ना करे, आराम से, जो आप चैनल मर्जी है टीवी का बदलते रहिए, आपसे कुछ क्वेश्चन ना करता, क्रॉस क्वेश्चन ना करता हो, तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा लड़का है, शांत स्वभाव का है। अच्छा, बेसिकली तो सारे लड़के रहते हैं, आपके नेचर में वो अच्छा दिख रहा है क्योंकि आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि आपके हिसाब से वो चल रहा है। तो बेसिकली ऐसा सॉल्यूशन जो सारे रूल्स को फॉलो करता हो, राउट्स को फॉलो करता हो, उसे बोलेंगे आइडियल
ये आइडियल सॉल्यूशन इसमें सब कुछ क्या होगा, जीरो होगा। प्रीवियस क्वेश्चंस में पूछा हुआ है इनमें से कौन सा रिलेशन आइडियल के लिए है बोर्ड में और जेई में, इनमें से कौन सा रिलेशन नॉन आइडियल के लिए है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये रिलेशन कुछ ऐसा होना चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि डेल्टा एस डेल्टा जी को ब्रह्मा जी का वरदान है कि हमेशा और हमेशा कैसे होंगे, जीरो होंगे। केवल हमें डेल्टा वी और डेल्टा एच के रिलेशन को बार बार हमें देखना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। फिर एक लास्ट क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ एक बार मेडिकल में, जिसमें कौन कौन सा इंटरेक्शन है। तो आप जानते हैं पहला इंटरेक्शन ए इंटरेक्शन होगा, फिर कौन होगा एक बीबी इंटरेक्शन होगा, फिर कौन होगा एक ए बी इंटरेक्शन होगा। पहले वाले में ए इंटरेक्शन क्या होता है मैंने आपको पिछले क्लास में बताया है, बीबी इंटरेक्शन क्या होता है मैंने ये भी पढ़ाया है, और ए बी इंटरेक्शन क्या होता है मैंने ये भी आपको पढ़ा दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑल इंटरेक्शन आर सेम, ऑल इंटरेक्शन आर सेम। लिख दिया होगा आप लोगों ने। लिखेंगे इसी में छोटा सा हेडिंग, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आप कैसे पहचानोगे आइडियल सॉल्यूशन, एग्जामिनेशन में आएगा तो आप कैसे पहचानेंगे। लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। लिखेंगे इसमें सॉल्यूशन इन विच, ये सब मैंने समझाया पिछले क्लास में, दोबारा बोल रहा हूँ। सॉल्यूशन इन विच बोथ द कंपोनेंट, solution in which both the component have nearly same polar nature, have nearly same polar nature, as well as molecular size, as well as molecular size, will form ideal solution, will form ideal solution, will form ideal solution। लिख दिया होगा आप लोगों ने। ये सारी बातें मैंने पिछले क्लास में बोला है, अब मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार। लास्ट ईयर में 10 सालों में जितने क्वेश्चन जेई मेंस में, एडवांस में, मेडिकल में और बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं सबको लेके सारे एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखूंगा, आप जरा ध्यान से देख लो। ठीक है, लास्ट ईयर में 10 सालों में जो जो आया हुआ है उनको मैं इंट्रोड्यूस यहाँ पे करूंगा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है जिसमें लिखा हुआ है C6H6, C6 यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी C7H8 लिखा हुआ है, C7H8। ये क्या लिखा हुआ है बेसिकली, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन लिखा हुआ है, बेंजीन प्लस टॉल्यूइन ये लिखना है आपको। दूसरा लिखा हुआ है देखिए आप CH3OH, C2H5OH, CH3OH, C2H5OH। थर्ड एग्जांपल जरा देखिए आप, C2H5Cl, C2H5Br। फोर्थ एग्जांपल देखो यहाँ C2HBr2, यहाँ पर लिखा हुआ है C2H4Cl2, C2H4Br2, C2H4Cl2। इसके बाद 5 नंबर एग्जांपल देखिए C2H4Br2, C2H4I2। 6 नंबर एग्जांपल जरा देखना है C2H4Br2 लिखा हुआ है, Cl2 लिख लेते हैं थोड़ा देखो, C2H4Cl2, C2H4I2। देखें जरा सा, ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल नहीं है। पहला वाला क्यों है जरा से मैं फिर से बोलता हूँ। हमने आइडेंटिफिकेशन लिखा है कि दोनों का मॉलिक्यूलर साइज ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, पहला लाइन हमने ये बोला है। सेम तभी हो सकता है कि उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हो, कितना हो, थोड़ा सा डिफरेंस हो। दूसरा उसमें हमने लिख रखा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता हो। एग्जांपल नंबर 1 में आप देख सकते हैं दोनों के दोनों साइज ऑलमोस्ट कैसे हैं, सेम है। दोनों में केवल और केवल आप समझ रहे हैं CH2 का फर्क है। CH2 का नाम होमोलोगस सीरीज होता है, पिछले क्लासों में हमने पढ़ लिया। CH2 का नाम क्या होता है, होमोलोगस सीरीज होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाई दे रहा है कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एग्जांपल नंबर 3, 4, 5, एग्जांपल नंबर 3, 4, 5 में दिखाई दे रहा है हेलाइड है। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब भी कहीं हेलाइड आएगा तो हेलाइड की केसेस में साइज ऑलमोस्ट कैसा में लेना है, सेम लेना है। आप देख सकते हैं Cl और Br का ऑलमोस्ट साइज सेम है, क्योंकि आपको अच्छे से याद है पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स अगर आपको थोड़ा मोड़ा याद हो तो आपको मैंने बताया था, जरा यहाँ देखते हैं, आपको मैंने बताया था कि नीचे गिर जाते हैं तो साइज कम होता है। नीचे गिर जाएंगे तो क्या होगा, इस तरीके का नीचे गिर जब जाएंगे, मतलब कंपेयर करना चाहते हैं अगर हम दो फैमिली को कंपेयर करके, मैं जरा दिखाता हूँ। ये थोड़ा मैं ऐसे यहाँ समझा रहा हूँ, जरा देखिए। जैसे अगर मैं FCl-Bri को लूंगा तो सबसे ज्यादा साइज इसकी है, तो नीचे की ओर जाने पे सबसे नीचे वाले का साइज बहुत ज्यादा होगा। देन कौन होगा, Br, देन कौन होगा, Cl। इस तरीके से ये साइज का ऑर्डर है। तो अगर मैं FCl के बारे में पूछूंगा कि इनकी साइज कैसी होगी, तो इनकी साइज में कोई खास चेंजेस नहीं होगा, ऑलमोस्ट कैसा होगा, सेम होगा, क्योंकि यही एक दूसरे के आसपास फैमिलीज हैं। सिमिलर Cl और Br की साइज कैसी होगी, सेम होगी। सिमिलर Br और I की साइज कैसी होगी, ऑलमोस्ट सेम होगी। कंप्लीट सेम तो हो ही नहीं सकती है, कैसा होगा, ऑलमोस्ट सेम होगा। लेकिन आप Cl और आयोडीन को लेकर देखेंगे तो साइज बहुत डिफरेंस होगा। कैसे पता चला साइज डिफरेंस होगा, तो आप यहाँ देख सकते हैं Cl के पास केवल 3 नंबर ऑफ सेल है, यहाँ देख लो,
और आयोडीन के पास नंबर ऑफ सेल की वैल्यू जो होगी 5 होगी। कितनी होगी? 5 होगी। और आप जानते हैं पिछले क्लास में हमने पढ़ लिया है कि नंबर ऑफ सेल बढ़ता है तो साइज बढ़ता है। सबसे ज्यादा साइज किसका इस केस में? आयोडीन में। ये रफ है, आपको हिंट में समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, आप इनको सुन लो बस। आयोडीन की साइज चूंकि सबसे ज्यादा है तो Cl और आयोडीन में ये वाला एग्जांपल हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन Br2 I2 ले सकते हैं, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट सेल थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब एक ही सेल ज्यादा होगा और साइज ऑलमोस्ट सेम होगी। Br और Cl का भी ले सकते हैं क्योंकि ये भी रिलेशन सेटिस्फाई करेगा, लेकिन 6 नंबर एग्जांपल नहीं ले सकते हैं। तो प्रीवियस में क्वेश्चन 11 में से कौन सा एग्जांपल नहीं ले सकते हैं, इस बात को भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद इसका ग्राफ देखते हैं जरा सा। इसका ग्राफ देखना है आप। आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ आपको तो पता है, मैंने बताया था ग्राफ इसमें डबल ओरिजिन का रहेगा, और ऐसे केस में यहाँ पे लिखा हुआ है वेपर प्रेशर, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सबी, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सबी, आप जानते हैं एक्सबी मतलब क्यों क्या लिखा हुआ है? नॉन आइडियल सोल्यूशन, सॉरी आइडियल सोल्यूशन लिखा हुआ है, सॉरी ये आइडियल सोल्यूशन लिखा हुआ है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है एमएफ, एमएफ का मतलब है मोल फ्रैक्शन। ब्रैकेट में क्या लिखा भाई? एमएफ, एमएफ का मतलब है मोल फ्रैक्शन। आपको तो याद होगा हमने बताया था ये ग्राफ क्या करेगा, एक यहाँ से टच कर रहा था, हमने देखा था पिछले क्लास में यहाँ पे। फिर आपको याद होगा ये एक लाइन इसको टच कर रही है यहाँ से यहाँ तक। फिर हमने देखा ये एक लाइन यहाँ से यहाँ की ओर आ रही है। फिर हमने देखा था ये जो लाइन है बेसिकली पी है, और पी का नाम क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। क्या ये? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है। ये क्या है? पीए है। और इस लाइन का नाम क्या था? पीबी था। आपको याद होगा पीए इक्वल टू, आप जब नोट्स में देखेंगे ग्राफ में तो पी नॉट एक्सए लिखा होगा, और यहाँ पे अगर पीबी देखेंगे तो पी नॉट भी एक्स भी देखेंगे। पिछले क्लास का हम लोग बस ये ग्राफ बना रहे हैं और दोनों का सम होगा, ये दोनों का ये सम होगा, पी नॉट भी एक्स भी। जस्ट पिछले क्लास का ये तीनों ग्राफ हम क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। ये जरा कॉपी करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद हम हेडिंग करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फास्टली जरा करना है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखेंगे इसमें, नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखेंगे सॉल्यूशन विच फॉलो डज नॉट, या विच डज नॉट फॉलो लिखना, सॉरी solution which does not follow Raoult's law, solution which does not follow Raoult's law are known as non-ideal solution. Solution which does not follow Raoult's law are known as non-ideal solution. आपको याद होगा राउल्ट्स लॉ किस पे डिपेंड करता है? वेपर प्रेशर पे। राउल्ट्स लॉ से हम क्या निकालते हैं? वेपर प्रेशर निकालते हैं। इसका मतलब क्या होना चाहिए? वेपर प्रेशर की जो वैल्यू होनी चाहिए उसको फॉलो ना करता हो, या वेपर प्रेशर की वैल्यू फ्लक्चुएट करता हो, उसे हम बोलेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यही बात हम पिछले क्लासों से देखते हुए आ रहे हैं। तो आपको मैं समझाना ये चाहता हूँ कि हमारे पास एक ही फॉर्मूला आप जानते हैं, ये फॉर्मूला है पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट बी एक्स बी। और जरा देखो हमने ये देखा था पिछले क्लास में, या भी थोड़ा आप ही मैंने पढ़ाया था आपको, पी ओ बी एस की वैल्यू कैसा था? पी कैलकुलेटेड था, तो ये कौन सा था? आइडियल। अब ये दोनों कैसा होना चाहिए? इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होगा तो हम कैसे बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पी कैलकुलेटेड कैसे निकालते हैं मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आके आज दोबारा समझाया, पिछले क्लास में भी समझाया था आपको। और पी कैलकुलेटेड का पी ओबीएस क्या है ये भी मैंने आपको समझाया। इन दोनों की वैल्यू अगर नॉट इक्वल है तो इसको हम बोलेंगे राउल्ट्स लॉ। इसका मतलब राउल्ट्स लॉ को मतलब डिफाइन करेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में, तो उसको जरा से देखते हैं क्या है। थोड़ा देखो इसमें थोड़ा एक दो लाइन लिखना, पहले लिखना है इसमें इन दिस सॉल्यूशन, इन दिस सॉल्यूशन, in this solution interaction before mixing and after mixing will be different, and after mixing will be different, and after mixing will be different, that is ये लिखना है वहां पे आपको, p नॉट एक्स ए pv नॉट इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है p नॉट बी एक्स बी। ये लिखना है जरा सा, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। रिलेशन अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं सबसे पहला रिलेशन डेल्टा वी मिक्स कैसा होगा? नॉट इक्वल टू जीरो फर्स्ट। दूसरा डेल्टा एच मिक्स की भी वैल्यू कैसी होगी? नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन आप ये जरा दो तीन थर्ड जरा देखेंगे, डेल्टा एस मिक्स की वैल्यू जीरो लिखा हुआ है। फोर्थ डेल्टा जी ई मिक्स की वैल्यू कैसे लिखी है? जीरो लिखा हुआ है। मैंने आपको समझाया था कि थर्ड फोर्थ को ब्रह्मा जी का वरदान है, किस कैसे होंगे? दोनों के दोनों जीरो होंगे। क्यों होंगे? पिछले क्लास में मैंने आपको पढ़ा दिया। इसको जरा जल्दी से कॉपी करेंगे।
जब किसी क्वेश्चन में डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो दो चीजें हो सकती हैं, एक तो या तो अधिक हो जाए या क्या हो सकता है, कम हो सकता है। जब ये केस मतलब पहला एग्जांपल जब जहां लिखा हुआ कंडीशन, इस केस में क्या हो सकता है, दो केस हो सकते हैं। मैं थोड़ा यहीं पे हिंट करके समझाता हूँ कि डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू क्या हो जाए, बढ़ जाए। केस 2 क्या हो सकता है, डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू जो होगा कम हो जाए। अब यही हमें देखना है कि कम होगा और क्या होगा, तो इसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे क्या क्या इसका नाम होने वाला है। ठीक है, तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लिखेंगे टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें लिखेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसमें लिखेंगे फर्स्ट सॉल्यूशन शोइंग, सॉल्यूशन शोइंग SHOWING, solution showing negative deviation from Raoult's law, negative deviation from Raoult's law, in which in which AB interaction, in which AB interaction is stronger than, in which AB interaction is stronger than AA, AA ऐसे लिखना है, ए भी ऐसे लिखना था, ठीक है, ऐसे लिखना है, ए इंट्रैक्शन और बी भी इंट्रैक्शन, और बी भी इंट्रैक्शन विल शो नेगेटिव डेविएशन, विल शो नेगेटिव डेविएशन। मैं पूरी लाइन दोबारा बोलता हूँ और फिर जरा समझाऊंगा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, सॉल्यूशन इन विच ए बी इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए और बी बी इंटरेक्शन विल शो नेगेटिव डेविएशन। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा आपने। पिछले क्लास में मैंने आपको समझाया था, आपको मैंने समझाया था कि जब इंटरेक्शन सॉल्यूशन के कंटेनर में जो यहाँ पे पड़े हुए मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आ जाएंगे, ये मॉलिक्यूल बहुत क्लोज आ जाएंगे, तो ऐसे केस में बताया था इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका बढ़ जाएगा। क्लोज आने से मॉलिक्यूल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेपर प्रेशर के बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्सली है, तो वेपर प्रेशर कम होगा। जब किसी क्वेश्चन में वेपर प्रेशर कम होगा, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे वो कौन सा होगा, निगेटिव डेविएशन। कैसा होगा, निगेटिव डेविएशन होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। पिछले क्लास में ये हमने बातचीत करी थी, उसी को मैंने यहाँ पे समझाया है। अब जरा इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहला लाइन तो ये हर बार लिखना है, कौन सा, P obvious is not equal to P calculated। इसका मतलब जरा सा आप देखो यहाँ पे, अब नॉट का साइन अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा तो P नॉट ए एक्स ए होगा, प्लस क्या होगा यहाँ पे P नॉट बी एक्स बी होगा। अगर आप मेरे से PA का रिलेशन पूछोगे तो PA का रिलेशन भी वैसा होगा, P नॉट ए एक्स ए, और मेरे से अगर आप PB का रिलेशन भी पूछेंगे तो कैसा होगा ये, P नॉट बी एक्स बी। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप रिलेशन इसमें देखेंगे, अगर आप रिलेशन देखना चाहते हैं सबका, तो ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल डेल्टा वी मिक्स की वैल्यू कैसा होगा, लेस देन 0 होगा, हम अच्छे से जानते हैं। डेल्टा एच मिक्स की वैल्यू लेस देन 0 होगा। इसके बाद डेल्टा एस मिक्स, तो ये इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों को मैं बार बार थोड़ा बोल रहा हूँ, इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखना है, ये दोनों को ब्रह्मा जी का वरदान, ये कांस्टेंट, ये सब में कैसे है, कांस्टेंट। कैसे पता चला निगेटिव डेविएशन है, मैंने समझाया कैसे पता चल रहा है निगेटिव डेविएशन होगा, क्योंकि दोनों एटम या इंटरेक्शन कैसा होगा, क्लोजेस्ट हो जाएगा। जब क्लोज इंटरेक्शन होगा तो ऐसे केस में रहता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वेपर प्रेशर इसका कम होगा, तो ऐसे वाले को बोलेंगे निगेटिव डेविएशन। उम्मीद करता हूँ आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। एग्जाम्पल देखते हैं इसका थोड़ा समझाने के लिए, जहाँ पे अभी पढ़ रहे होंगे आप, 2-3 कॉपियां जरा मैं बोल रहा हूँ उनको जरा लेकर आना है, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे कोई परेशान ना करे से बोल रहा हूँ। सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग की कॉपी और केमिकल इक्विलिब्रियम की कॉपी, ये थोड़ा अपने नोट्स पे टेबल पे रख लें, और एक गैस स्टेट रख लें, क्योंकि अब मैं सारी बातें यहीं से तीनों से बोलूंगा, और जब बोलूंगा देख लो तो फटाफट देख लेना। ठीक है, तुम लोग देखते उगते नहीं हो, बाद में लेकर आते हो, ये वाला कहाँ लिखा था, तो मैं बोलता हूँ यहाँ लिखा हुआ था, बाद में कोई बच्चा परेशान करता है। तो तीनों चीजें अपने पास रख लें, क्योंकि अब इसी 3 चैप्टर पे पूरा चैप्टर पे डिपेंड। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले हम थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड देखते हैं। इसका सबसे पहला एग्जांपल ये है, फिर मैं बताऊंगा एग्जांपल आप कैसे एग्जांपल एग्जामिनेशन में पहचानोगे। फर्स्ट एग्जांपल है CH3 प्लस CH3 C डबल बॉन्ड CH3। इसी बात को बुक्स में ऐसा लिखा होगा, CHCl3 देखो प्लस CH3, यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ होगा CH3 CO CH3। मैंने आपको पिछले क्लास में या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि हम उतने एग्जाम्पल यूज करेंगे लास्ट 10 इयर्स में, जेई में, मेंस, एडवांस में, नीट में और बोर्ड में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके जो कॉमन एग्जाम्पल है उसको उठा के हम यहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि आपको याद रहे, एग्जामिनेशन में कोई आपको बेवकूफ बनाए तो आप बेवकूफ ना बन पाए। ठीक है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ।
हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जब केसेस आप देखेंगे तो उसमें हमने लिखा होगा इनफाइनाइट सॉल्युबिलिटी। इनफाइनाइट सॉल्युबिलिटी के आसपास में हमने ऐसा एग्जांपल लिखा होगा जिसमें इस एग्जांपल का नाम है क्लोरोफॉर्म, इस एग्जांपल का नाम है क्लोरोफॉर्म। ये सब बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है एसीटोन। क्लोरोफॉर्म और एसीटोन ये लिखा हुआ, ठीक है। तो इस एग्जांपल को जो मैं यहाँ मैं लिख रहा हूँ जरा सा देखो थोड़ा सा कैसे। हमने पिछले क्लास में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नोट्स में देखा ये रिलेशन ऐसा होता है, जरा देख लो आप। और 3Cl यहाँ होगा, क्लास नोट्स में आपको दिख जाएगा। क्योंकि क्लोरीन के पास माइनस आई है तो तीनों के पास 3 माइनस आई होने की वजह से जरा देख लें आप, इस कार्बन पे एक पार्शियली निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इस कार्बन पे एक पार्शियली निगेटिव चार्ज डेवलप होगा। ये कार्बन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को और ये इलेक्ट्रॉन को, बेसिकली यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी ओर खींचेगा। 2 इलेक्ट्रॉन किसके किसके हैं, खुद का कार्बन का और एक हाइड्रोजन का। जैसे ही अपनी ओर इसको अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन पे कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक उसी टाइम पे जरा यहाँ देखें, उसी टाइम पे ये एसीटोन क्या करेगा, एसीटोन जो यहाँ पड़ा हुआ है ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने लोन पेयर से इसको लोन पे डोनेट कर देगा। और डोनेट करने के बाद यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर अब मैं यहाँ पे रफ थोड़ा सा वर्ड अगर समझाऊं ताकि आप मेरे को परेशान ना करें, तो यहाँ लिखा हुआ है आइडियल सॉल्यूशन, यहाँ लिखा हुआ है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर मैं आइडियल के बारे में बात करूंगा तो आइडियल का एग्जांपल वो है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, देख सकते हैं आप। आइडियल का एग्जांपल कौन है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। आइडियल कैसा होता है, सिमिलियर मॉलिक्यूल होता है। आइडियल में कैसा होता है, सिमिलियर मॉलिक्यूल, सिमिलियर मॉलिक्यूल आप जानते हैं। दूसरा आइडियल में एग्जांपल क्या होता है, ये तो फर्स्ट एग्जांपल था। दूसरा इसमें क्या होता है जरा देखो आप जानते हैं हेलाइड लेना है, लेकिन हेलाइड की जो साइज होनी चाहिए वो कैसा लेना है आपको, ऑलमोस्ट सेम लेना है। ऑलमोस्ट के लिए ऐसा साइन बना दे रहा हूँ, ऑलमोस्ट कैसा लेना है, सेम लेना है। नॉन आइडियल में पहली पहचान है, नॉन आइडियल में क्या पहचान है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन दोनों कैसे कैसे कंपाउंड है, दोनों के दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। आप देख सकते हैं दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों कैसे हैं, डिफरेंट कंपाउंड है। ये आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन को देखते हुए मैं जरा सा यहाँ लिखता हूँ, लिखना है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन लिखना। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेगेटिव डेविएशन पहला जिसमें लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, फर्स्ट लिखा हुआ है हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म, जरा देख लें आप क्या लिखा हुआ है, CH3 प्लस CH3 प्लस ऑक्सीजन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ऊपर वाला एग्जांपल देख लीजिए, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन वाला एग्जांपल देखिए, क्या उसमें लिखा हुआ है ऐसे ही, बिल्कुल लिखा हुआ है। CH3 एक्स की जगह पे क्लोरीन या ब्रोमीन लेना है, एक्स की जगह पे किस एग्जांपल को लेना है, या तो क्लोरीन या ब्रोमीन लेना है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जांपल जरा से देखते हैं एक बार, दूसरा एग्जांपल क्या लिखा हुआ है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन है कि स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे प्लस वाटर लेंगे। अगर आप मेरे से स्ट्रॉन्ग एसिड पूछोगे कि सर स्ट्रॉन्ग एसिड थोड़ा सा बताइए कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HClO4, H2SO4, जरा सब लोग देखें यहाँ पे, HNO3, HI, HCl, HBr, ये सब कौन है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और इसके साथ क्या लेंगे हम, वाटर लेंगे। इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लें, इसको जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अगर ये कॉपी कर लें, ठीक है। और अगर आप लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर अटेंड किया होगा या मेरे पढ़ाए हुए आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर अटेंड किए हैं तो ग्रुप में जरा मैसेज ड्रॉप करेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम डन, ऐसे मैसेज जरा राइट करके ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अगर आपने मेरे लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम किया हो, क्योंकि वो बार बार अब आएगा, तो जरा मैसेज ड्रॉप करना है जल्दी से, आयनिक इक्विलिब्रियम डन, जल्दी करेंगे प्लीज। अब मेरे ही अटेंड करना है अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता रहता है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है और क्या आएगा, ठीक है। नहीं किया है तो अभी बताता हूँ उसका नुकसान, थोड़ी देर में 10 मिनट में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कितना प्रॉब्लम आने वाला है। देखिए आपको क्या करना है आयनिक इक्विलिब्रियम से, आयनिक इक्विलिब्रियम में ये तो कर ही लेना पहले, तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि नहीं तो अब साफ हो जाएंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में घर पे जाके देखेंगे 2 वर्ड हमने लिखा होगा, एक बार दोबारा मैं यहाँ बोल रहा हूँ, देखिए आप आयनिक इक्विलिब्रियम घर पे कर लेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम में 2 वर्ड यहाँ पे लिखा होगा, इलेक्ट्रोलाइट, और एक वर्ड लिखा होगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट।
सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें। इलेक्ट्रोलाइट में 3 वर्ड लिखा हुआ, स्ट्रॉन्ग एसिड, सॉरी इलेक्ट्रोलाइट में भी 2-3 वर्ड थोड़ा और लिखता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। इलेक्ट्रोलाइट में 2-3 वर्ड और लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ देखिए आप। एक लिखा होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक लिखा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब आप स्ट्रॉन्ग घर पे जाके देखोगे तो वहां लिखा होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या लिखा होगा, वीक एसिड, वीक बेस। ये टॉपिक आपको फर्स्ट लेक्चर नंबर 1 आपको याद रखना है। ये बिल्कुल अब याद रखना है जी, इसके बगैर अब काम नहीं चलेगा। मैं पहले हिंट में यहाँ लिख दिया हूँ, ठीक है। इसको जरा अब आपको याद रखना है, नहीं तो इसके बगैर काम नहीं चलेगा। आप समझ लें, बहुत प्रॉब्लम होगी। आप लोग अपना कैमरा ऑन रखा करें, अदरवाइज मैं बाहर कर दूंगा और कोई ऑप्शन तो है ही नहीं, क्योंकि हमें जैसा बोला जाता है वो तो करना ही चाहिए मुझे। ये लेक्चर नंबर 1 से ये लाइन जरूर कर लेंगे, क्योंकि अभी ये इंट्रोड्यूस बार बार होगा। जैसे एक वर्ड मैंने यहाँ से भी इंट्रोड्यूस किया है, लिखा है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। ऊपर के एग्जाम्पल में देखो क्या लिखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर। हमने वहां पे आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर में बताया होगा कि कैसे पता चलेगा कि कौन मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग एसिड है। मैंने वहां पर अच्छे से इंट्रोड्यूस किया होगा, जिसको आप जब लेक्चर में देखेंगे तो आपको क्लियर हो पाएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता चल रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट, ये सब थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इसका जरा ग्राफ देखते हैं निगेटिव डेविएशन का। यहाँ जरा देखिए निगेटिव डेविएशन का ग्राफ। यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक्स ए या एक्स बी किसी के लिए लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वेपर प्रेशर। यहाँ देखो जरा सा, सभी बच्चे जरा स्क्रीन पे देखेंगे, ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ होगा। मैं ग्राफ को भी बताता हूँ कैसे हमने ग्राफ बनाया है, ताकि आपको याद करना ना पड़े। जरा देख लो आप, ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बना हुआ है। ये ग्राफ बेसिकली क्या बना रहा है, जरा सा देख लें आप, ये ग्राफ कैसा बना हुआ है, इस तरीके का बना हुआ है। अभी पॉजिटिव डेविएशन क्या है, सॉरी अभी आप देखेंगे आइडियल सोल्यूशन के लिए तो उसका ग्राफ ऐसा था। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, आइडियल सोल्यूशन ग्राफ ऐसा था। ये पी, ये पी ए और ये पी बी। क्या डिफाइन हो रहा था इन तीनों ग्राफ में, इन तीनों ग्राफ में ये है, क्यों है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। ये निगेटिव है, यानी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, आप समझ पा रहे होंगे आप। तो ऐसे केस में इसका ग्राफ नीचे से बनाया हुआ होगा, ऐसे केस में इसका ग्राफ किधर से होगा, नीचे से ईयर से होगा, ठीक है, यानी कम होगा। निगेटिव डेविएशन कौन शो कर रहा है, ये वाला लाइन जो नीचे बना रहे हैं यहाँ पे फिगर में, जो थिक लाइंस हमने यहाँ बनाया है, जो हमने यहाँ थिक लाइंस बनाया है, ये निगेटिव डेविएशन। ये जो थिक लाइंस यहाँ बन रहा है, इसका क्या नाम है, निगेटिव डेविएशन। मैं इसको थोड़ा ऐसे एरो बना के लिख रहा हूँ, ये निगेटिव डेविएशन। ऊपर वाले का नाम जानते हैं आप, क्या है, पी। इस वाले का नाम जानते हैं क्या है, पी ए। इस वाले का नाम आपको पता है अच्छे से क्या है, पी ए, ठीक है। इस वाले का नाम पी ए है, और उसके बाद वाले का नाम क्या है, पीबी। उसके बाद वाले का क्या नाम है, पीबी। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी में 2 वर्ड थोड़ा यहाँ पे लिखा होगा, जरा सा देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है थोड़ा। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का डेफिनेशन जरा सा पूछा हुआ है एनसीईआरटी में, जरा सा इस पॉइंट को जरा सा देखते हैं। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। इस ग्राफ में और इस ग्राफ में क्या डिफरेंस है, आइडियल के ग्राफ से जरा से हम कंपेयर करते हैं। आइडियल के ग्राफ में सारी लाइन स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पे डॉटेड लाइन में बनाना है। कैसे बनाना है, डॉटेड लाइन में बनाना है। और निगेटिव का मतलब कम होना, तो जो प्रेशर होगा उससे हल्का सा कम, जो पार्शियल प्रेशर होगा उससे हल्का सा कम, तो नीचे की ओर ग्राफ आएगा, नीचे वाले की ओर ग्राफ आएगा, ध्यान रखना है। दूसरी बात, ये जो थोड़ा हमने डॉटेड लाइन यहाँ बनाया है, इसको प्रीवियस में पूछा हुआ है कि इस डॉटेड लाइन में क्या होगा, तो ध्यान रखना है, इस डॉटेड लाइन पे वेपर प्रेशर कैसा होगा, मिनिमम होगा। जब वेपर प्रेशर मिनिमम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। क्योंकि हमने पिछले क्लास में लिखा है बीपी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। एक वर्ड ये ध्यान रखना है। और इस पॉइंट का नाम लिखा होगा एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट का नाम एजियोट्रॉप है, जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोर्ड के लिए ध्यान रखेंगे, हर साल एक क्वेश्चन आता है, मैंने देखा है। ये जरा लिखेंगे, हो गया। देखेंगे इसमें दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, थोड़ा फास्टली कॉपी करेंगे। देखेंगे दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, this type of solution is also known as maximum boiling azeotrope, maximum boiling azeotrope, maximum boiling azeotrope। फुल स्टॉप, पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना है आपको। a solution which boil
A solution which boil at constant temperature is known as azeotrophs is known as azeotrophs is known as azeotrophs. फुल स्टॉप लिखना. azeotropic mixture azeotropic mixture has same composition in liquid as well as vapor phase so it is not possible to separate component in the pure form आपको ध्यान रखना है इस जहां पे हमने डॉटेड लाइन बनाया है उस डॉटेड लाइन का नाम है इजियोट्रॉप. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आपको थोड़ा ध्यान रखना है. नेक्स्ट स्टडी करेंगे. पहला हमने देखा टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया है. दूसरा लिखेंगे सॉल्यूशन showing positive deviation from Raoult's law फुल स्टॉप पे लिखना है, पैराग्राफ जरा चेंज करके. solution in which AB interaction is weaker than AA interaction and BB interaction will show देखा आप लोगों ने पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ये जरा कॉपी करना है. आप जानते हैं क्या जो केस 1 हमने लिखा है, जो ऊपर लिखा है नेगेटिव डेविएशन, उसी का क्या होगा, ये उल्टा होगा. उसी का सारा वैल्यू ये क्या होगा, उल्टा होगा. अगर इसका हम रिलेशन देखें, अगर हम देखते हैं तो डेल्टा वी मिक्स वहां कम था, यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन 0. डेल्टा एच मिक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0. इन दोनों को तो ब्रह्मा जी का वरदान है. डेल्टा एस, ये क्या लिखा हुआ है, डेल्टा एस, ये लिखा हुआ है डेल्टा एस मिक्स. आप जानते हैं ये कैसा होगा, ग्रेटर देन 0. डेल्टा जी मिक्स लेस देन 0, ये कॉपी करना है. इसके बाद इसको आप कैसे क्वेश्चन में पहचानेंगे, तो इसका आइडेंटिफिकेशन इसका लिखना है. ये लिख लेने के बाद लिखना है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीडी, पॉजिटिव डेविएशन. आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव डेविएशन. यहाँ लिखता हूं. इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा. लेकिन यहां जरा देखें, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, लेकिन ध्यान रखना है किसी एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा और किसी में नहीं होगा, यानी दूसरे में एच प्रेजेंट नहीं होगा. जैसे एग्जांपल हम लेते हैं H2O plus C6H6, H2O plus toluene C7H8, C2H5OH, C6H6, CS3OH, C7H8. ये इसकी आइडेंटिफिकेशन. एक के पास हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होगा, दूसरे के पास हाइड्रोजन बॉन्ड एब्सेंट होगा. सॉरी, ये प्रेजेंट हमने गलती से लिख दिया. सॉरी, थोड़ा इसको ठीक कर लेना, गलती से लिख दिया, एब्सेंट है ये. ठीक है, थोड़ा गलती से लिख दिया हमने. एक के पास एब्सेंट होगा. हो गया. ग्राफ देखते हैं इसका. आपको तो पता है कि ये वाला लाइन जो होगा, पहले तो आपको बनाना है ये लाइन कैसे, डॉटेड लाइन से, आप जानते हैं. फिर यहां से भी क्या होगा, डॉटेड लाइन से आएगा. ये राउल्ट्स लॉ का ग्राफ है.
जो चूंकि कम और ज्यादा हो रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव हो रहा है, तो डॉटेड लाइन से बनाएंगे। नेगेटिव या पॉजिटिव के लिए, दैट इज नॉन आइडियल के लिए हम क्या करते हैं, डॉटेड लाइन से बनाते हैं, और आइडियल के लिए हम क्या करेंगे, थिक लाइन से बनाएंगे। क्योंकि इसमें पॉजिटिव लिखा हुआ है, यानी वैल्यू सबसे बढ़ रही है, वैल्यू सबसे बढ़ रही है, मतलब इसका वेपर प्रेशर क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। वेपर प्रेशर बढ़ गया होगा, जरा से देख लें, तो ये पी वाली लाइन है, ये जरा देखें, ये वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ गया होगा, ये वैल्यू भी क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। ये वाला वैल्यू का नाम पीए था, जानते हैं आप, क्या नाम है इसका, पीए। इस वाले लाइन का नाम क्या है, पीवी नाम है, आप जानते हैं। इस पॉइंट पे थोड़ा देखें, इस बार एजियोट्रॉप यहाँ है, इस बार एजियोट्रॉप यहाँ है। इस लाइन का नाम एनसीईआरटी वालों ने रखा होगा, जिसको मैं थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ कि इस केस में वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट जाहिर सी बात है कैसा होगा, मिनिमम होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे कैसे हैं, इनवर्सली हैं। और इस बार इस पॉइंट का नाम लिखा होगा एजियोट्रॉप्स, इस बार इस पॉइंट का नाम लिखा हुआ एजियोट्रॉप्स। अगर सॉल्यूशन कॉपी कर लीजिए, और सॉल्यूशन की यहाँ तक की पूरी बात अगर समझ में आ गया हो, तो जरा यस मैसेज जल्दी से ड्रॉप करेंगे। और जिन्होंने आयनिक इक्विलिब्रियम नहीं किया है वो लोग कर लेंगे, अदरवाइज अब चारों तरफ आपको जग सुना सुना वाली फीलिंग आएगा। ठीक है, अब बस देखते चलिए। ठीक है, अब हम लोग पहले दिन के लेक्चर पे आ जाएंगे, जहां हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, वहां जरा आ जाइए। वहां पे हमने लिख रखा है सब टॉपिक्स। जहां पे हमने फर्स्ट डे लेक्चर स्टार्ट किया था, वहां पे देखिए, वहां पे हमने लिख रखा है सब टॉपिक्स। जब सब टॉपिक को देखेंगे आप, तो वहां पे हमने सबसे पहले जरा अच्छे से देख लीजिए, लिखा है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म हम पहले इंट्रोड्यूस करेंगे, कंसंट्रेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा वेपर प्रेशर क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था, आपको मैंने बताया। यहाँ केवल एक टॉपिक लिखा हुआ है वेपर प्रेशर, लेकिन मैंने पूरा वेपर प्रेशर आपको डिटेल में पढ़ाया है। वेपर प्रेशर आप एक छोटा सा यहाँ लाइन लिखा हुआ है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना बड़ा टॉपिक है, उसको हमने कर लिया है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, वो सबसे छोटा है, मात्र 2 घंटे का टॉपिक है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। अब हम लोग करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। एक टॉपिक वहां पे लिखा हुआ है वांटा फैक्टर, जो अभी हम तुरंत करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के साथ, और हम लोग हेडिंग करेंगे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अभी थोड़ा हम लोग कंटिन्यू क्लास करेंगे, और सेकंड क्लास का जब टाइम मतलब स्टार्ट होगा, मतलब या लास्ट के आसपास में होंगे, तो एक बार मैं रिवाइज आपको सारा पीछे से करवा दूंगा। अभी थोड़ा लेकिन हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज हम लोग पीछे हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा हम लोग कंटिन्यू शो करेंगे। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जरा देखो, सी की ब्रैकेट में लिखना है। सॉल्यूशन क्या था यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, अब बस हम क्या देख रहे हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। 2 पार्ट में चैप्टर था, मैंने आपको बताया था। इस पूरे चैप्टर का नाम 2 पार्ट में, एक सॉल्यूशन प्लस कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन हमारे पास ये 3 पार्ट में चैप्टर है। फर्स्ट पार्ट का नाम है कंसंट्रेशन, दूसरे का नाम है सॉल्यूशन, और तीसरे का नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने कंसंट्रेशन देख लिया है, सॉल्यूशन देख लिए हैं ऑलमोस्ट। अब कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हम देखते हैं। यहाँ देखिए जरा स्क्रीन पे एक कंटेनर ये है, बहुत ध्यान से दिखना है, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। एक कंटेनर फिलहाल के लिए खाली पड़ा हुआ है, इसको मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, और एक कंटेनर ये पड़ा हुआ है। एक बार देख लोगे तो फिर मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 kg ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 kg ऑफ वाटर। ये भी खाली है फिलहाल, लेकिन इसमें भी लिख लेते हैं 1 kg ऑफ वाटर। ये वाला खाली है। इसमें हमने क्या करा, सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, इसमें हमने 30 ग्राम ऑफ यूरिया मिलाया। 30 ग्राम ऑफ यूरिया मैंने मिलाया, जिसका फॉर्मूला आप जानते हैं NH2 होता है। और इसके अंदर हमने 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिलाया। अच्छे से देखना, तभी ये पूरी लाइन क्लियर हो। 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिला, जिसका फॉर्मूला है C6H12O6। ये जानबूझ के मैंने फॉर्मूला लिखा है ताकि आप परेशान ना कर पाए। मान लेते हैं कि इसका RLVP, आप पिछले क्लास में RLVP जानते हैं, X है, और इसका RLVP जो है Y है। RLVP का नाम है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जो ये लिखा हुआ है। और ये दोनों क्वेश्चन एट सेम टेम्परेचर पे है। ये दोनों लाइन कहाँ पे लिखा हुआ है, एट सेम टेम्परेचर पे है। तो बोल रहा है, जरा प्लीज यहाँ देखें, बोल रहा है कि दिस इज करेक्ट रिलेशन। यहाँ थोड़ा देखना है, ये क्वेश्चन है, क्या रिलेशन पूछ रहा है, जैसे रिलेशन में क्या पूछ रहा है, एक्स, ये मान लेते हैं। दूसरा है एक्स ग्रेटर देन वाई, थर्ड है एक्स इक्वल टू वाई,
फोर्थ है कैन नॉट डिटरमाइन। ये क्वेश्चन जरा जल्दी से लिख लेंगे एक बार, फिर मैं बोलता हूँ, फिर आपको पूरी बात क्लियर हो। RLVP पिछले क्लास में कैसे निकालते हैं, तो मैं थोड़ा यहाँ ये लिख रहा हूँ साइड में, लेकिन आपको लिखना नहीं है, आप तो जानते हैं। RLVP इक्वल टू होता है XV। कितना होता है XV, पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको। कहाँ पढ़ाया है तो बोल देता हूँ, राउल्ट्स लॉ जहाँ पे स्टार्ट हुआ था उसी के आसपास में हमने इस टॉपिक को किया है। राउल्ट्स लॉ के आसपास में इस टॉपिक को हमने किया है, जिसका नाम है RLVP इक्वल टू XV लिखा हुआ है, जानते हैं। दो कंटेनर है, कंटेनर में X और Y RLVP की वैल्यू है, और सब कुछ लिखा हुआ है, मोल वोल सब कुछ लिख दिया है। मोल कैसे पता चला, यूरिया का मोल है हाफ मोल, यूरिया का कितना है हाफ मोल, एन ग्लूकोज का कितना मोल है हाफ मोल है। तो पूछ रहा है विच इज करेक्ट रिलेशन, इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है। ठीक है, अब जरा देखिए, जब इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे RLVP के रिस्पेक्ट में ले जाके, जैसे इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, इसका मोल कितना है हाफ मोल, और इसका भी मोल कितना है इसमें हाफ मोल है। जब इसको हम सॉल्व मोल करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा या तो रिलेशन x इज ग्रेटर देन y आ सकता है या लेस देन y आ सकता है, यही दोनों आएंगे। ऑप्शन नंबर 1 या 2 में से कोई एक वैल्यू आने वाला है, जो आप अच्छे से जानते हैं ये आना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताऊं ये आंसर गलत है, इसका आंसर थर्ड होगा। थोड़ा यहाँ ध्यान से सुनना आप। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है अभी मैं डिफाइन करूंगा, पहले मैं बताना चाह रहा हूँ कि दोनों क्वेश्चनों का जो रिलेशन होना चाहिए एक्स और वाई का वैल्यू बेसिकली ग्रेटर देन स्मॉलर देन ये रिलेशन में आना चाहिए, लेकिन इस केस में बराबर होगा। ऐसा क्यों हुआ है, इसका रीजन है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसका क्या रीजन है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी करता है क्या, जरा मैं आपको समझाऊं। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है डिपेंड करता है पार्टिकल पे, ध्यान रखना है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। इस क्वेश्चन में दोनों वैल्यूओं के फर्स्ट टेबल में, मतलब दो जो बने हुए हैं कंटेनर, दोनों कंटेनर में जो मोल की वैल्यू कितना है हाफ हाफ मोल है, यानी दोनों का जो है पार्टिकल कितना है हाफ हाफ पार्टिकल है। दोनों का नेचर अलग है, जैसे एक NH2CO2 दूसरा नेचर कंपाउंड है, C6H12O6 एक दूसरे नेचर का कंपाउंड है, तो नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर हम नेचर पे डिपेंड लेके काम करेंगे तो इसका आंसर जो होगा एक्स और वाई का रिलेशन लेस देन या ग्रेटर देन हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी जो है केवल और केवल पार्टिकल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये कभी भी जो है नेचर पे डिपेंड नहीं करता है। पहली बात ये, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, पार्टिकल पे, नेचर पे डिपेंड नहीं करता। दूसरा पॉइंट जरा और ध्यान से सुन लें, क्योंकि पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है तो पार्टिकल का मतलब होता है नंबर। थोड़ा इन तीन चार वर्ड को सुन लें, क्वेश्चन बुक्स में आया हुआ है, लेकिन इनके बारे में एनसीईआरटी में नामो निशान नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सुन लें। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल पे डिपेंड करता है और नेचर पे नहीं। अब पार्टिकल का मतलब होता है नंबर। नंबर का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास मान लेते हैं कि 10 रुपए हैं, या मान लेते हैं 10 रुपए हैं, और उसको अपने कहीं मार्केट में ले जाते हैं, उसको चेंज करा देते हैं। चेंज कराने का मतलब हुआ उसको हमने ब्रेक करा दिया। ब्रेक करेंगे या डिसोसिएट करेंगे तो और अलग अलग पार्ट में टूटेगा। तो 10 रुपए के जब हमने सिक्के लिए होंगे तो एक एक रुपए के हिसाब से लेंगे, तो 10 सिक्के होंगे, तो यानी पार्टिकल की साइज बढ़ेगी। तो मुझे ये बात यहाँ से समझ में आ रहा है, थोड़ा यहाँ देख लें कि जब भी किसी क्वेश्चन में हम डिसोसिएशन कराएंगे, ऐसे ही मैं समझा रहा हूँ, डिसोसिएशन कराएंगे तो ऐसे केस में आप जानते हैं क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब भी बॉन्ड कभी ब्रेक करेगा तो पार्टिकल की साइज बढ़ेगी, यानी पार्टिकल बढ़ जाएगा। सिमिलियर सिमिलियर अगर मैं एसोसिएशन के बारे में बात करूंगा, तो एसोसिएशन का मतलब होता है कंबाइन होना। 10 रुपए आप लेकर आए मेरे पास, बोलेंगे सर इसको जरा सा एक 10 का सिक्का आप लेकर आते हैं, मतलब एक एक रुपए के सिक्के लेकर आते हैं, आप बोलेंगे सर 10 का नोट दे दीजिए, तो ऐसे केस में क्या होगा, एसोसिएट हो गया। तो एसोसिएट के केस में बॉन्ड फॉर्म होगा, बॉन्ड फॉर्म होगा, और ऐसे केस में पार्टिकल की वैल्यू कम होगी, ऐसे केस में पार्टिकल की वैल्यू कम होगी। तो पार्टिकल पे डिपेंड करता है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, और पार्टिकल किस पे डिपेंड करता है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन पे करता है। ये जो दो तीन वर्ड मैंने समझा दिए। सिंस पार्टिकल यानी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड कर रहा है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इसीलिए एनसीईआरटी में या कई बुक्सों में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी को लिखा होगा डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। क्या लिखा होगा, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी डेमोक्रेसी से बना हुआ है। आप जानते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे, आप अभी तो बहुत छोटे हैं, भारतीय लोग की बहुत बड़ी गंदी आदत है, यहीं रहते हैं, यहीं खाते हैं और अपने देश को गाली देते हैं। कहते हैं कि देश में सफाई नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, कभी खुद तो करते नहीं है जीवन में, जहां देखो वहीं पे सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, नशा करते हैं, गिरे रहते हैं, लेकिन देश को ही गाली देते रहते हैं। जब आप बहुत बड़े लेवल पे आएंगे इन फ्यूचर, पढ़ते पढ़ते अगले 8-10 साल तक, अगर भगवान करे अगर आप पढ़ेंगे, अगर दिलचस्पी रही, तो आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री पहले रसिया था, जो ब्रेक कर गया, लेकिन अभी करेंटली प्रेजेंट में इंडिया है। बहुत बड़ी कंट्री है ये, इसको हल्के में ना लें आप। जहाँ पे आप ये समझ लें कि 2200 कम्युनिटी रहती है यहाँ, ये बहुत बड़ी बात है ये। समझ रहे हैं आप, इतने कास्ट के लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उसके बावजूद में किसी के बीच में कोई कंट्रडिक्शन नहीं है और सब लोग साथ रहते हैं।
थोड़ा मोड़ा तो लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। और हम लोग जब इलेक्शन होता है तो आपको अच्छे से पता है, अगर इलेक्शन में अगर मान लेते हैं 5-6 अगर रिच पीपल को अलग कर लें, जैसे एग्जांपल लेते हैं टाटा, अंबानी, अडानी, अगर इन लोगों को अलग कर दें, हम लोग यहाँ पे कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, बस समझाने के लिए मैं 3-4 वर्ड बोल रहा हूँ। ये इन लोग अंबानी, अडानी इन लोगों को अगर हम अलग कर दें और इन लोगों ने भी वोटिंग किया होगा और देश के जो 1.3 करोड़ पब्लिक है, अगर वो भी वोटिंग करती है, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो भी बनेंगे, मनमोहन सिंह या जो भी हों, मोदी जी या जो भी हों, तो केवल और केवल बाकियों की बात सुनेंगे क्योंकि वो डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब आसान शब्दों में बताऊँ तो भीड़ तंत्र होता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ हैंड्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल। जितना ज़्यादा आवाज़ उठेगा, अवाम की आवाज़ है, भीड़ उठेगी, उतना ज़्यादा बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। हालाँकि वो जो 5 बिज़नेसमैन थे, जो हमने एग्ज़ाम्पल लिया, अडानी, अंबानी जो भी हैं, ये लोग केवल फाइनेंसर हैं, फंडिंग करते हैं, लेकिन इनको डेमोक्रेसी में एज़्यूम तो किया जाएगा, लेकिन वोटिंग के टाइम नहीं करते हैं। यानी गवर्नमेंट बनाने के लिए पब्लिक की नीड है। इसी तरीके से नंबर ऑफ पार्टिकल जो का बेसिकली एक तरीके से भीड़ तंत्र है या वो नंबर ऑफ हैंड है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस होगा। इसी की वजह से नंबर ऑफ पार्टिकल की वजह से इसका नाम लिखा हुआ है डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। इन 2-4 वर्डों को पहले थोड़ा हम लिखेंगे। फिर एक बार यहाँ पे हमने 1 केजी ऑफ वाटर जो हमने अभी छोड़ रखा है पहला टेबल, यानी फर्स्ट कंटेनर छोड़ रखा है, इसका क्या रिलेशन है ये भी मैं आपको समझाऊँगा अभी, ठीक है? तो पहले हम लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन, लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड ओनली अपॉन which depend only upon number of solute particle, which depend only upon number of solute particle present in the solution, present in the solution, present in the solution, and are independent and are independent from nature of solute, from nature of solute particles, nature of solute particles are known as colligative property, are known as colligative property. पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखेंगे CP colligative property are also known as पैराग्राफ जरा चेंज करके लिखना CP are also known as democratic property. CP are also known as democratic property. वापस इस एग्जांपल में आ जाए जहां हमने बोर्ड पे लिखा है। मैंने आपको बताया कि दो कंटेनर नंबर 2 कंटेनर नंबर 3 में हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों क्वेश्चनों में दोनों के हाफ हाफ मोल है, यानी दोनों का पार्टिकल सेम है। दोनों का पार्टिकल कैसा है? सेम है। सिंस इस क्वेश्चन में पार्टिकल सेम है, इसलिए इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कैसी होगी? सेम होगी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कई तरीके के होते हैं, जैसे अभी हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। इनकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा, पहली बात। दूसरी बात, इन दोनों का जो नेचर अलग है, यूरिया का नेचर अलग है और ग्लूकोज का नेचर क्या है? अलग है। मतलब दोनों के मॉलिक्यूलर कंपोजिशन कैसे हैं? अलग है। जो हमने थर्ड कॉलम यानी फर्स्ट कॉलम जो छोड़ रखा था, अब इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखो, तब थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। और फिर जब मैं जो पूछूंगा उसका जरा आपको रिप्लाई करना है। यहाँ देखिए, अगर किसी बच्चे ने इसके अंदर NaCl डाला, यहाँ सब लोग ध्यान से देखें, NaCl डालेंगे तो NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपसे इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रोलाइट है नहीं है, ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 1 में है, वहां से पढ़ लेंगे। अब बार बार आएगा, कोई पूछेगा बताऊंगा नहीं। NaCl जैसे डालेंगे तो जरा देखो NaCl के बारे में हम बात करते हैं। मान लेते हैं कि NaCl का मोल जो है क्वेश्चन में हाफ मोल गिवन है। कितना है? हाफ मोल गिवन है। या NaCl के बारे में थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, अगर हाफ मोल के बारे में लिखने में अगर दिक्कत आ रही है तो ये हाफ मोल से अगर समझ जाओ तो ज्यादा अच्छा है। देखो आप, NaCl का हाफ मोल है, जैसे ही NaCl वाटर में आएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना है, ये Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक कर जाएगा। जैसे ही ब्रेक करेगा तो आप जानते हैं ये शुरू में कितना है? हाफ मोल, और ये क्या है? कुछ नहीं। अब आप जानते हैं ये डिसोसिएट हो जाएगा, और ये कितना होगा? जरा प्लीज यहाँ देखना है, हाफ मोल यहाँ और हाफ मोल यहाँ। सब लोग जरा यहाँ देखेंगे प्लीज। NaCl की वैल्यू इनिशियल कितनी है? हाफ मोल है। NaCl को जब हमने वाटर में डाला, ब्रेक करेगा। क्यों करेगा? इलेक्ट्रोलाइट वाटर में आके ब्रेक करता है, उसका नाम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, पिछले क्लास में हमने पढ़ रखा है। और किस में ब्रेक करेगा? हाफ हाफ मोल में करेगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में डेमोक्रेटिक हैंड, जो मैंने आपको बताया भीड़ तंत्र, या नंबर ऑफ हैंड क्या हुआ? बढ़ जाएगा, या नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाएगा। सिंस इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा, तो यहाँ पे यही लाइन लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखते रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखते रहो। स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि डिसोसिएशन होगा तो पार्टिकल बढ़ेगा।
स्क्रीन पे थोड़ा देखते रहना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में नहीं आएगा बाद में ढूंढते रह जाओ, घर पे मिलेगा नहीं। डिसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, पार्टिकल बढ़ेगा। क्यों पार्टिकल बढ़ा, क्योंकि जैसे ही ये गया ब्रेक करेगा। कैसे पता चला सर इसका पार्टिकल बढ़ेगा, किसका बढ़ेगा, तो इलेक्ट्रोलाइट वाटर में ब्रेक करता है, इलेक्ट्रोलाइट का पार्टिकल बढ़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट की पहचान है, जब हमने आयनिक पढ़ाया हुआ तो उसमें सिंगल एरोसोम बनाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट की पहचान है सिंगल एरोसोम बनाते हैं। किसकी पहचान है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की पहचान है। किसकी पहचान है ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। कैसे पता चला होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में हमने बातचीत कर ली है। इधर यूरिया लिखा हुआ है, यूरिया और ग्लूकोज को जब हम कंपेयर करेंगे, जो ये यूरिया और ग्लूकोज लिखा हुआ है, इसको जब वाटर में डालेंगे, ये दोनों वाटर में डिजोल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, जरा ध्यान सुन लें, या डिसोसिएट नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड है। कैसा है, कोवेलेंट कंपाउंड है। वाटर कैसा है, पोलर कंपाउंड है या पोलर नेचर में है। आप जानते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट अप्लाई होगा, लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट अप्लाई होगा, तो एक इसमें नॉन पोलर है और एक कैसा है, इसमें बेसिकली कैसा है, पोलर है। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो पा रहा हो। अब जैसे ये दोनों हाफ हाफ मोल होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ इसका पार्टिकल के बारे में अगर हम बात करेंगे, देखेंगे हम, तब समझ गए होंगे पार्टिकल बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, डिसोसिएशन के केस में बढ़ेगा, और एसोसिएशन के क्या केस में क्या होगा, कम होगा। यही सब बातें मुझे समझाना था, मैंने समझा दी। अगर मान लेते हैं किसी बच्चे ने इसका नाम जेड अगर ले लिया, किसी बच्चे ने इसका नाम अगर जेड ले लिया, जैसे यहाँ पे एक्स और वाई लिखा है, इसका RLBP अगर हम जेड मान लेते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि RLBP एक्स वाई और जेड में क्या रिलेशन होगा, तो एक्स वाई जेड का रिलेशन अब हम निकाल के देखेंगे कि क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अब हम उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे तो थोड़ा हमें क्लियर होगा कि RLBP का एक्स वाई और जेड में क्या रिलेशन होगा, जो मैं आपको थोड़ी देर में भी समझाने वाला हूँ। तो अब हेडिंग हम करेंगे टाइप्स ऑफ CP कॉलीगेटिक प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ CP कॉलीगेटिक प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ CP लिखेंगे कॉलीगेटिक प्रॉपर्टी, उसमें पहला लिखेंगे, पूरा फुल फॉर्म पहले लिखना है, ठीक है। लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, लिखना रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ब्रैकेट में लिखना RLVP। फर्स्ट का नाम है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, ब्रैकेट में लिखना RLVP। दूसरा लिखेंगे एलिवेशन, एलिवेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, जरा देखिए, ELEVATION, एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना। एलिवेशन का लोकल लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, बढ़ना। लिखेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ, लिखा लोगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसके ब्रैकेट में लिखना ELBP, ऐसा लिखा हुआ ELBP, ELBP। थर्ड हम लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेस का मतलब कम होना, ठीक है। आपको बोलेंगे बहुत डिप्रेस फील कर रहा है, मतलब इसकी जो है आप समझ रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ना, डिप्रेशन का मतलब होता है कम होना। ये सारे बातें मैं बोल रहा हूँ, इसको अपनी लैंग्वेज में देख लेना, अच्छा लगे लिख लेना, बाकी आपकी मर्जी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फोर्थ लिखेंगे ओस्मोटिक प्रेशर, फोर्थ लिखेंगे ओस्मोटिक प्रेशर, ब्रैकेट में लिखेंगे OP, ओस्मोटिक प्रेशर। पैराग्राफ जरा चेंज करके शुरू से लिखना है आपको, थोड़ा एक दो लाइन और CP के बारे में लिखेंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में लिखेंगे। लिखेंगे ऑल CP, मैं कंटिन्यू थोड़ा पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये लेक्चर कंटिन्यू पढ़ाऊंगा, लास्ट में 5-10 मिनट आपको छोड़ दूंगा, ठीक है, ताकि टाइम बर्बाद ना हो। जिसको इस लेक्चर में रहना रह सकता है, जिसको जाना जा सकता है, कॉम्बिनेशन नहीं, ठीक है। लिखेंगे ऑल CP आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, all CP colligative property are interrelated with each other, that is by knowing the value of anyone, by knowing the value of anyone other can be calculated, other can be calculated, फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ चेंज करके सेकंड लाइन से लिखना है, मतलब सेंटर पॉइंट से लिखना है, और जो लिखना है उसके नीचे अंडरलाइन करके लिखना है। प्रीवियस ईयर्स में ये 3 टाइम क्वेश्चन फॉर्मेट में पूछा हुआ है बोर्ड में। लिखेंगे ऑल CP डिपेंड्स अपॉन मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, all CP depends upon molality of solution, all CP depends upon molality of solution, all CP depends upon molality of solution, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे, इसके नीचे अंडरलाइन कर लिया होगा। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे छोटा सा, कंडीशन ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, कंडीशन ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। इसमें लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन होना चाहिए सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। और दूसरा लिखेंगे
सॉल्यूट, दूसरा लिखेंगे सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। ठीक है, एक बार मेरे हिसाब से थोड़ा 5 मिनट हमें पीछे से रिवाइज कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो थोड़ा काफी मुश्किल है, सच्चाई यही है। तो आप ऐसा ना हो कि आगे आगे पार्ट पीछे पीछे सब पार्ट, आप पता चला हम बढ़ रहे हैं और आप वहीं रह जाए। तो एक बार मुझे लगता है पीछे से रिवाइज कर लेना चाहिए। तो वापस जरा आ जाए सॉल्यूशन जहाँ शुरू से लिखा हुआ है, 5 मिनट में हम यहाँ आ जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट बात है आपको बोल दूंगा, आपको जो जो इंपॉर्टेंट लगे खुद देख लेना और लिख लेना, ठीक है। पर मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। सबसे पहला काम है कंसंट्रेशन टर्म, वहां पे देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको बोल देता हूँ। बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा उन्हीं को रिवाइज करना है। टेबल में जरा चलेंगे, कहाँ पे टेबल में, ग्रुप ए ग्रुप बी लिखा हुआ, टेबल में जरा आप चलें, ग्रुप ए ग्रुप बी लिखा होगा। तो वहां पे टेबल में सबसे पहला पार्ट लिखा हुआ वहां पे टेम्परेचर और वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशन जरा सा देखेंगे। टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, नहीं है, वॉल्यूम पे डिपेंडेंट है, नहीं है, और डेंसिटी, ये 3 वर्ड थोड़ा हमें याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोलारिटी, कैपिटल एम, स्मॉल एम, मोल फ्रैक्शन, दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, कैपिटल एम, स्मॉल एम और एक्स यानी मोल फ्रैक्शन, ये 3 पूरा बोर्ड में बार बार आएगा, ये 3 बोर्ड में बार बार आएंगे। इसके बाद नॉर्मेलिटी, केवल और केवल जेई और नीट से लेना देना है, बोर्ड में नहीं आएगा, क्योंकि नॉर्मेलिटी के लिए पूरा का पूरा एक चैप्टर अच्छा होना चाहिए जिसका नाम है मोल कंसेप्ट 2। ठीक है, मैंने आपको बता दिया नॉर्मेलिटी कहाँ आएगा और मोलारिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी कहाँ आएगा। आपने अभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में लिखा है, आप देख सकते हैं वहां पे कि मोलालिटी, अभी क्या लिखा है, मोलालिटी, यानी अब मोलालिटी बार बार कोर्स में आएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने लिख रखा है, क्या मोलालिटी क्या होगा, बार बार आएगा, आप जानते हैं, मैंने इसको थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, इन सबको हमने देख लिया है। इसके बाद जरा सा आ जाए, स्पेशल फॉर्मूले थोड़े हमें याद रखने हैं, जो हमने स्पेशल फॉर्मूले लिख रखे हैं हमको याद रखेंगे, टाइम उससे सेव होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा कर लेंगे। फिर इवेपोरेशन के बारे में जरा मैं सारी बातें बोलता हूँ, जल्दी से देख लें। ओपन कंटेनर होना चाहिए, कोई भी मॉलिक्यूल जिसको हिट करेंगे वो यहाँ से, क्लोज कंटेनर जो नहीं था, ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर के सरफेस से निकल के इन्वायरमेंट की ओर चला जाए, उसे हम बोलेंगे इवेपोरेशन। इस प्रोसेस में क्या क्या होगा उसके बारे में हमने आपसे समझाया था कि पहले टेम्परेचर का क्या रूल होगा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन होगा। नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में हमने बताया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हनी, और आपको रचना और पानी याद रखना है। आपके ऊपर किसी ने हनी भेजा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसे केस में उसका इवेपोरेशन कम होगा। वाटर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो उसका इवेपोरेशन बहुत फास्ट होगा। फिर सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर मैंने आपसे बताया है कि जमीन पे पानी को फेंकेंगे तेजी से इवेपोरेट होगा, कंटेनर में भर के रखेंगे वहां पे इवेपोरेशन कम होगा, इसका मतलब सरफेस एरिया बढ़ेगा, इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। फिर ड्राई एयर अगर पास करेंगे तो वहां भी इवेपोरेशन फास्ट होगा, इवेपोरेशन से क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसके बाद आ जाइए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। यहाँ पे थोड़ा आप देख लें, यहाँ 2-3 बातें अगर स्क्रीन पे जरा लिख रहा हूँ, देखिए। जब भी क्वेश्चन में बोलेगा प्योर लिक्विड, तो लिक्विड आपको मैंने बताया है, लिक्विड बेसिकली 2 तरीके का है, जरा देखो, एक लिक्विड का नाम होता है सॉल्यूट और दूसरे का नाम हो सकता है सॉल्वेंट। आप जानते हैं इन्हीं में से कोई एक हुआ। जब भी प्योर के बारे में बात करेगा तो सॉल्यूट का नाम अगर हम मान लेते हैं कि आपने बी माना है अपनी मर्जी से, मैं फिर से कह रहा हूँ, इसका नाम अगर बी माना है आपने तो नॉट लगाना है, और यहाँ पे भी हम लगाएंगे नॉट ए। बी कैसे पता चला होगा, ये हमने मान लिया अपनी मर्जी से, ये ए और बी अपनी मर्जी से मैंने माना है। अगर किसी बच्चे ने, थोड़ा यहाँ देखें, अगर यहाँ पे सॉल्यूशन मान लिया इसको, सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि दोनों मिक्स हो जाए, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों कैसे मिक्स हैं, और ऐसे केस में जो प्रेशर जनरेट होगा वो पी होगा, और पी जब जनरेट होगा तो हम बोलेंगे पी नॉट बी प्लस पी नॉट। ये क्या है, पी नॉट बी प्लस पी नॉट। ये जो पी है, ये ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, ये वीपी ऑफ सॉल्यूशन होता है, वर्डिंग थोड़ा बार बार रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और नॉट का मतलब है वीपी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन या प्योर बी, ये लिखा हुआ है प्योर बी सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखा हुआ है, या प्योर बी लिखा हुआ है केवल, यहाँ पे लिखा हुआ है वीपी ऑफ प्योर ए लिखा हुआ है। तो मैं समझाना ये चाहता हूँ कि अभी 4 वर्ड आने वाले हैं, कांस्टेंट 4 आएंगे, नॉट 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 ऐसा करके 4 कांस्टेंट आएगा, अभी तुरंत थोड़ी देर में आने वाला है। तो जब भी नॉट मतलब आएगा तो आपको ध्यान रखना कि नॉट का मतलब है ट्रू के लिए यूज करेंगे, 100% प्योर के लिए यूज करेंगे, सिंगल के लिए यूज करेंगे, और केवल और नॉट साइन नहीं होगा। तो ऐसे केस में मैंने आपको समझाया है कि दोनों का हम सम करेंगे। दोनों का सम हम जब करते हैं तो आपको मैंने बताया था कि सम को इस तरीके से हम वैसे तो पढ़ते हैं, लेकिन आप जानते हैं इसको हम पीए और पीवी से हम डिफाइन करते हैं, पीए और पीवी से, क्योंकि इनका और इसका प्रेशर जब सम होगा तो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर का नाम यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने एक कंडीशन लिखा होगा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड प्योर में, कि टाइम की वैल्यू 0 पे होगा तो क्या होगा, टाइम की वैल्यू टी टाइप पे क्या होगा, और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है, टाइम की वैल्यू 0 पे क्या होगा, ये सब चीजें मैंने बताया, टाइम की वैल्यू टी टाइम पे और इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये देख लेना। इसके बाद H2O लिक्विड और गैस में एक रिलेशन मैंने समझाया था, इसको ध्यान रखना है।
H2O जरा देखिए, यहाँ देखिए H2O यहाँ पे लिक्विड और H2O गैस। इसके बारे में मैंने समझाया था, इसमें टेम्परेचर का रोल, ली चैटले प्रिंसिपल, ये एग्जांपल थोड़ा आपको अच्छे से देख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वेपर प्रेशर को मैंने आपसे बताया था कि ब्रह्मा जी का वरदान है, इसको सेज साइज कंटेनर वगैरह से इन सबों से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये सारे पोस्टुलेट अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस असेसमेंट बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको पढ़ लेंगे। फिर फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर के बारे में देख लेंगे, दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर के बारे में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके पास ज्यादा से ज्यादा बनेगा तो इसका इवेपोरेशन कम होगा। अगर आपको 2 लोग पकड़ के रखते हैं और आपको 5 लोग पकड़ के रखते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे सबसे ज्यादा आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके पास होगा और आपको कितनी एनर्जी लगेगी खींचने में, आपको अच्छे से पता है। तो ऐसे केस में आपको बताया था जिसके पास जितना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसका हाई होगा, और ऐसे केस में उस मॉलिक्यूल को निकल के ऊपर जाने में या इवेपोरेट होने में फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा या उसकी वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। फिर वोलेटाइल कंपाउंड, नॉन वोलेटाइल कंपाउंड क्या होता है, वोलेटाइल सबस्टांस, नॉन वोलेटाइल क्या है, ये 2 वर्ड आपको याद रखना है, दोनों के सिंबल याद रखने हैं और 4-5 कंपाउंड का मैं मोलर मास याद रखना है, मैंने जिसमें लिख रखा था आपको याद होगा, C6H12O6, C12H22O11 मैंने आपको बताया है। और देखो जरा से यहाँ पे लिखा हुआ है H2SO4, आप जानते हैं H2SO4, यूरिया, यूरिया, ये सब, और C6H6, C7H8, ये सब बार बार क्वेश्चन में आएंगे, ये सब क्वेश्चन में बार बार आएंगे, आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा बार ये आ रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्लासियस क्लैपियन एक मैंने बताया था आपको एक्सपेरिमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा अच्छे से पढ़ लेंगे। अपना कैमरा ऑन रखें, अदरवाइज मैं बिना पूछे आपको 3-4 बार बोल के थक जाता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, बाहर करना पड़ेगा। आप लोग अपना कैमरा ऑन रखा करें, ठीक है। और अगर नहीं पता चल रहा है तो कमिंग क्लास से मैं, आप जानते हैं एक बार कि अगर मैं किसी को यहाँ से बाहर कर दूंगा तो दोबारा ऐड नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे पिछली बार हमने गलती से बच्चे को बाहर कर दिया था, मुझे पता नहीं चला, बाद में उसने मेरे को मैसेज ड्रॉप किया कि सर हम ऐड नहीं हो पा रहे हैं। तो आप वो देख लीजिएगा आपकी क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ये मैं पिछले 1 महीने से बार बार बोलते हुए आ रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम जब भी कुछ होगा काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है मुझे मैसेज ड्रॉप नहीं करेंगे, ठीक है। और मैं भी आपका मतलब बाहर करने से पहले स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ताकि अगर आप अपने कोऑर्डिनेटर को इन्फॉर्म कर दें तो कोऑर्डिनेटर को मैं सबमिट कर दूंगा कि आपका बच्चा जो है ऑनलाइन तो है लेकिन ऑनलाइन नहीं है। क्लासियस क्लैपियन स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, एक्सपेरिमेंट पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप अच्छे से देख लेना। फिर बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट का एक हमने मतलब एक्सपेरिमेंटल एक वैल्यू बना के दिखाया था आपको, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। एक बबल पॉइंट, ड्यू पॉइंट के पास एक हमने क्वेश्चन किया होगा, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने वेपर प्रेशर और लिक्विड के लेकर हमने करा था, वेपर प्रेशर और लिक्विड को लेकर हमने एक साथ करा था, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरा अच्छे से अब देख लेना, ठीक है। इसमें लिखा होगा पी की वैल्यू मतलब N2 और प्लस H2 लिखा होगा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से आप देख लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो केस 1 है, यही हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में बार बार हम पढ़ेंगे। जो केस 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, राउल्ट्स लॉ में लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है, केस 1 हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में अभी हमने लिखा है कंडीशन ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, वहां पे हमने लिखा है कि सॉल्यूट जो होना चाहिए नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, कैसा होना चाहिए सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, और नॉन वोलेटाइल आप जानते हैं कौन होता है, सॉलिड होता है। तो केस 1 लेके मैं सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करूंगा, डिफाइन करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गया होगा। तो केस 1 राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ का ग्राफ, ये सब थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, राउल्ट्स लॉ और इनके ग्राफ, एलवीपी आरएलवीपी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एलबीपी आरएलबीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर केस 2 के ऊपर हमने एक क्वेश्चन जहाँ पे लिखा होगा, केस 2 के ऊपर हमने एक क्वेश्चन शायद करवाया होगा, या उसके आसपास में कोई क्वेश्चन किया होगा, देखना जरा सा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में लिखा होगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर केस 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, केस 2 जरा अच्छे से एक बार आप तैयार कर लेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केस 2 में भी इसका डेरिवेशन, डेरिवेशन के बाद इसका ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से आपको तैयार करने की जरूरत है। फिर आपको मैंने बताया था कि शॉर्टकट्स जिसको हम फॉलो करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उन शॉर्टकट्स को आप देखते हुए खुद क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा ट्राई कर लेना, इन सबको भी मैंने अच्छे से पढ़ा दिया था। फिर हमने डेरिवेशन ऑफ मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये भी हमने पिछले क्लास में आपको करके दिया था, इसका नाम है डाल्टन्स लॉ वर्सेस राउल्ट्स लॉ, ये करके दिया है।
और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कंसेप्ट हमने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में ऐसा किया होगा, ग्राफ एक बनाया होगा, इस तरीके का कोई ग्राफ बनाया होगा, जरा सब देख लेना, इस तरीके का ग्राफ बनाया होगा और आपको मैंने ये पूरा लाइन का क्या नाम है, फिर इस पॉइंट का क्या नाम है, इस पॉइंट का ऐसा करके ग्राफ बनाया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको जरा अच्छे से आप देख लेंगे। कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्लास 12 के बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हर साल आता है। इसको जरा आप अच्छे से तैयार कर लें। फिर इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पॉजिटिव डिविजन क्या होता है, नेगेटिव डिविजन क्या होता है, आइडियल सॉल्यूशन क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ये सब हमने देखा है। इन लोगों में रिलेशन क्या होता है, कौन सा इंटरेक्शन होता है, कौन सा इंटरेक्शन नहीं होगा, ये सब हमने देख लिया है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में अभी तक हमने 3-4 बातें कर लिया है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेगा। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का नाम है डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी 4 टाइप का होगा, आरएलबीपी, ईएलबीपी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में हमने बात किया कि ये मोलालिटी पे डिपेंड करेगा। मोलालिटी ध्यान से सुनना है बार बार, मोलालिटी पे डिपेंड करेगा, स्मॉल एम को अच्छे से तैयार करने की जरूरत है। दूसरा पॉइंट हमने बोला था कि ये सॉल्यूशन वैसा होना चाहिए जो डाइल्यूट हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। फिर इसके अलावा हमने ये भी बात करा है, सॉल्यूट जो होना चाहिए नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। ये सब हमने बात कर ली। नॉन वोलेटाइल का मतलब कैसे चल रहा है, केस 1 चल रहा है। अब हम पहला वाला प्रॉपर्टी देखने से पहले थोड़ा देखिए कि क्वांटा फैक्टर क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग में लिखना है थोड़ा क्वांटा फैक्टर। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है क्वांटा फैक्टर। क्वांटा फैक्टर एक बार मैं थोड़ा इधर समझाता हूँ, देखिए थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट है। क्वांटा फैक्टर इस तरीके से लिखा हुआ, कई बुक्स में इसका नाम ऐसा लिखा हुआ, क्वांट्स ऑफ फैक्टर। इसका सिंबल आई है। आई का यूज कहाँ कहाँ है, जरा मैं एक बार इधर लिख देता हूँ। आई सबसे ज्यादा आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर जिसका आई तैयार नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है, पास होना तो बहुत दूर की बात है, आपको समझ में भी नहीं आएगा। और एनसीईआरटी पता नहीं कैसे बताते हैं, वो लोग पढ़ा देते हैं, लेकिन कभी आपसे होगा नहीं। तो देख लेना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। दूसरा आई कहाँ आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद, सॉल्यूशन चैप्टर में आएगा बार बार। और थर्ड जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी हम लोग ये वाला पोर्शन तो कर रहे हैं, ऊपर के 2 पोर्शन मतलब नहीं हमने इंट्रोड्यूस किया है। जब ये आएगा तो हम देखेंगे, जब भी आएगा तो मैं बोलूंगा रेफर टू सॉल्यूशन, इसलिए आप अच्छे से एक बार देख लो। और यहाँ आज के बाद पूछना नहीं, लिखेंगे पहले आई फैक्टर के बारे में। दिस फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट, दिस फैक्टर टेक्स इनटू अकाउंट नंबर ऑफ पार्टिकल, takes into account number of particle after association or dissociation, after association or dissociation of electrolyte, आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या है मैंने आपको बोल दिया है, उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा, मैं उतना ही बोलूंगा जितना हमारे काम का है, बाकी सब आप चैप्टर में बोलूंगा, यहाँ देखो, देखना आप, आपकी प्रॉब्लम है। आई का फॉर्मूला सबसे पहले थोड़ा लिखते हैं। आई इक्वल टू लिखना है आपको टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। आई का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। कर लिया होगा आपने। एक बार जरा सभी बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम की नोट्स में अल्फा की वैल्यू देखें। अल्फा का नाम होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लास नोट्स केमिकल इक्विलिब्रियम में अल्फा देख लें, आपके पास अगर नोट्स पड़ा हुआ है तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये सब चीज अच्छा ही चल रहा है, आप तो बहुत जेंटलमैन है, अच्छा ही पढ़ते होंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया था पिछले क्लास में, वो बार बार अब यहाँ आएगा, तो मैं मान के चलूंगा कि आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अच्छे से आता है, ठीक है। अब देखते हैं हम आई की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम केस 1 देख लेते हैं जरा से एक बार, और आप वहां पे देखना, ठीक है। केस 1 का नाम है डिसोसिएशन, केस 1 का नाम है डिसोसिएशन। अगर मैं डिसोसिएशन के बारे में बात करूंगा तो डिसोसिएट होने का मतलब आई की वैल्यू लेस देन 1 होगा। कोई भी मॉलिक्यूल जब डिसोसिएट होता है तो आई की वैल्यू लेस देन 1 होगा।
जब डिसोसिएट होगा तो आप जानते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होगा, इसका बढ़ेगा। क्या क्यों बढ़ेगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको आज के लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा। ऐसे केस में डीयूडी दैट इज अल्फा, डीयूडी का क्या नाम है, अल्फा। अल्फा जो है, अल्फा क्या होता है, अल्फा के बारे में थोड़ा यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल, अब लिखा हुआ फ्रैक्शन ऑफ 1 मोल डिसोसिएट। आप जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम की कॉपी थोड़ा सामने रखना है, क्योंकि बार बार वो अब यूज होता रहेगा, तो अब मेरे को प्रॉब्लम ना दे, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप देखते चलो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ NaCl एग्जाम्पल लेते हैं। डिसोसिएशन में किसको लेना है, डिसोसिएशन में किसको लेना है, इलेक्ट्रोलाइट को लेना है। इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम के लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ाया था, आपने अच्छे से अटेंड कर लिया। कई बच्चे से बोलते हैं कि आप बोलते हैं ये कर लेना, यहाँ पे आपने करा दिया है, तो हमने बोला नहीं है, हमने अच्छे से आपको पढ़ाया था, लेकिन उस वक्त आप सीरियस नहीं थे, ठीक है, उस वक्त आप सीरियस नहीं थे, इसलिए दिक्कत हो रहा है। तो ये NaCl है यहाँ पे, और कोई टीचर इस तरीके से नहीं बोल रहा है, तो आप समझ लें कि वो पढ़ा तो रहा है और आप भी खूब अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आएगा, बस ऐसे ही रट्टा मारना पड़ेगा। तो NaCl में जब हम देखेंगे तो n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, वेयर n इक्वल टू, यहाँ देखो नंबर ऑफ पार्टिकल। सर नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल नंबर ऑफ कीटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन है। नंबर ऑफ पार्टिकल क्या है, नंबर ऑफ कीटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन है। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया हो। जैसे ही ये मॉलिक्यूल वाटर वाटर में आता होगा तो ये इस तरीके से ब्रेक करेगा, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए किसी बच्चे को। मैं यहाँ पे लिखूंगा Br, Br क्या लिखा हुआ है, बिफोर रिएक्शन। जब मैं बिफोर रिएक्शन के बारे में बात करूंगा तो बिफोर रिएक्शन में ये मोल ये कुछ भी नहीं, आप जानते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे देखिए n बिफोर रिएक्शन कितना होगा, ये मोल कितना लिखा हुआ है, n बिफोर रिएक्शन ये मोल। यहाँ लिखा हुआ है आफ्टर रिएक्शन। अब सभी बच्चे केमिकल इक्विलिब्रियम की कॉपी में देखेंगे E माइनस ए अल्फा, यहाँ पे लिखूंगा ए अल्फा, यहाँ लिखूंगा ए अल्फा, तो यहाँ लिखूंगा NAR आफ्टर रिएक्शन, इसका नाम क्या होगा। आफ्टर रिएक्शन के बारे में बात करूंगा तो ए अल्फा प्लस ए अल्फा, इन दोनों को सम करेंगे और इससे हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे लिखूंगा ए और 1 प्लस अल्फा, कितना होगा 1 प्लस अल्फा। तो अगर मैं आई निकालूंगा तो आई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन का मतलब क्या होगा, ए कॉमन 1 प्लस अल्फा यहाँ लेंगे, डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, बिफोर एसोसिएशन, तो हम ए लिखेंगे और दोनों में ए यहाँ से क्या होगा, हट जाएगा, तो यहाँ से जो होगा आई की वैल्यू कितना होगा 1 प्लस अल्फा होगा। आई की वैल्यू कितना होगा 1 प्लस अल्फा होगा। यहाँ तक जरा जल्दी से पहले कॉपी कर लीजिए, यहाँ तक जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए, और अगर ये पूरी बात समझ में आ रहा हो तो जरा जल्दी से यस मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम में डीओडी और ये सारी बातें अगर समझ में आ गया हो तो जरा जल्दी से यस मैसेज ड्रॉप करेंगे, फिर मैं 4-5 एग्जांपल बताऊंगा, फिर सीधा शॉर्टकट बोलूंगा, उसको देख लेना। 4-5 एग्जांपल के बाद शॉर्टकट बोलूंगा, उसको फॉलो कर लेना आप, ठीक है। और थोड़ा जल्दी मैसेज तुम लोग ड्रॉप किया करो, बैठने या नहीं आते हो, ठीक है। अब देखें केमिकल इक्विलिब्रियम की क्वेश्चंस में, एक बार मेरी बात जरा ध्यान सुने, वहां पे जब मैंने क्वेश्चन लिखा होगा तो उसमें बोला होगा इफ अल्फा इक्वल टू इतना, जैसे मैंने मान लो वहां बोला होगा इफ अल्फा इक्वल टू 50%, 25%, ऐसा क्वेश्चन में बार बार आता है। तो अल्फा अगर लिखा हुआ तो वेल एंड गुड है, अगर अल्फा नहीं लिखा हुआ है तो अपनी मर्जी से 1 मान के हम चलेंगे, ठीक है। अल्फा अगर लिखा है तो बहुत बढ़िया, और नहीं लिखा हुआ तो कितना मान के चलेंगे, 1 मान के चलेंगे। तो पहले हम थोड़ा लिखेंगे, वहां पे लिखना है, यहाँ पे मतलब एक लाइन लिखना, इफ अल्फा इज, if alpha is not given then we consider alpha equal to 1, then alpha equal to 1, then alpha equal to 1, ठीक है आप लोगों ने। जैसे ही अल्फा की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे, इसी एग्जांपल में ले लेते हैं, किस एग्जांपल में, इस एग्जांपल में अगर लेते हैं, मैंने समझाने के लिए लिखा है, क्यों लिया है, अपनी मर्जी से लेंगे। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सभी बच्चे यहाँ पे देख लें, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, सॉरी अल्फा की वैल्यू में कितना लिखा है 1 ले लिया है। जैसे ही 1 लेंगे तो ये आई की वैल्यू 2 हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितना है 1 अपनी मर्जी से मैंने एज्यूम किया है। फर्स्ट एग्जांपल आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं एक एग्जांपल थोड़ा और समझाता हूँ, इसको रफ नहीं करूंगा, आप पहले कॉपी कर लियो आपने, मैं 4-5 एग्जांपल पहले समझाता हूँ, आप अपने नोट्स में 5 एग्जांपल देखना, फिर 5 कॉमन लाइन बोलूंगा, उसी को हमें याद रखना है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं MgCl2, हम उन्हीं एग्जांपल को लिख रहे हैं जो बार बार बोर्ड में और प्रीवियस जेई में आएगा, बाकी बाद में हम शॉर्टकट सीधा फॉलो कर लेंगे। 2Cl में तो इसमें n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, n का मतलब है नंबर ऑफ कीटायन प्लस नंबर ऑफ एनायन। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, n की वैल्यू कितनी है इसमें 3 है। यहाँ आपको पता है कितना लेना है a, यहाँ कितना लेना है कुछ नहीं,
तो यहाँ n बिफोर रिएक्शन कितना होगा a, यहाँ लिखूंगा a माइनस, जरा प्लीज यहाँ देखें a अल्फा, लेकिन आपको पता है यहाँ केवल a अल्फा और यहाँ पे 2a अल्फा लिखूंगा। थोड़ा यहाँ एक बार सभी बच्चे स्क्रीन पे देखें, आपको पता होगा इधर में हम लिख रहे थे, आप अगर केमिकल इक्विलिब्रियम का नोट्स अगर आपको याद हो तो रिएक्टेंट में a कुछ नहीं, फिर a माइनस एक्स बाद रिएक्टेंट में लेस करते हैं, प्रोडक्ट में हम जोड़ते हैं, रिएक्टेंट में लेस करते हैं, प्रोडक्ट में हम जोड़ते हैं। पहली बात। दूसरी बात, क्या स्टाइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। MgCl2 में 1 कोफिशिएंट है, इस इधर जो वैल्यू लिखा होता है इसको कोफिशिएंट बोलते हैं। कितना लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है, नहीं गिवन है तो 1 है, तो 1 इंटू a माइनस अल्फा, 1 इंटू a अल्फा, और यहाँ पे 2 इंटू a अल्फा। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो मैं अगर यहाँ पे NAR के बारे में बात करूँ, आफ्टर रिएक्शन के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो ये होगा a कॉमन हो गया और 1 प्लस 2 अल्फा। तो अगर मैं यहाँ से i की वैल्यू निकालूंगा तो i की वैल्यू जल्द से देखो कितना होगा, पहले तो लिखूंगा 1 प्लस, मतलब सॉरी क्या लिखा है यहाँ पे देखो, 1 प्लस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई a, और आप जानते हैं यहाँ से i इक्वल टू कितना होगा, 1 प्लस 2 अल्फा होगा। फिर आपको मैंने बताया था कि अगर जब भी किसी क्वेश्चन में अल्फा अगर गिवन है तो बहुत बढ़िया, और नहीं गिवन है तो अपनी मर्जी से कितना लेना है, 1 लेना है। तो अगर आपने अल्फा की वैल्यू 1 ले लिया, अल्फा की वैल्यू अगर आपने 1 ले लिया, तो ऐसे केस में क्या होगा, आई की वैल्यू टोटल हमारा 3 हो जाएगा। कितना होगा, 3 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। जरा इसको जल्दी से कॉपी कर लेंगे, फिर 2-3 एग्जाम्पल और समझाता हूँ, फिर मैं जिन बातों को बोलूंगा उसे ध्यान से सुन लेना, वही आंसर। एक आप जरा करके मुझे बताना, चलो एक जरा मुझे आप करके बताएंगे, AlCl3 Al3 प्लस और 3Cl माइनस, ये आपको करना है। जरा जल्दी से क्या निकालना है, A अल्फा N, फटाफट कैलकुलेट करके बताना है, A अल्फा N निकालना है। 30 को पेपर देंगे, 30 जो आपका अभी है, पेपर बहुत इजी है, हमने देखा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत इजी है, आप अच्छे से पेपर तैयार करके देना। पिछली बार हमने क्वेश्चन ठीक रखे थे, इस बार पेपर बहुत इजी है, पूरा चैप्टर अच्छे से तैयार करके जाओगे तभी होगा। कंसेप्चुअल इस बार ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड नंबर एग्जाम्पल ये, करता हूँ। सबसे पहले n की वैल्यू इसमें 4 है, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू इसमें 4 आप जानते हैं, तो हम कितना लिखेंगे यहाँ पे a, यहाँ पे कुछ नहीं आप जानते हैं, तो n dr लिखूंगा कितना, a माइनस ए अल्फा, इधर में a अल्फा, 3a अल्फा। तो n ar के बारे में बात करूंगा, तो यहाँ देख लो जरा से कितना लिखूंगा, 1 प्लस 3 अल्फा, और बाहर में a का मल्टीप्लाई। मैं सीधा अब i की वैल्यू लिखना चाहता हूँ, कितना होगा, 1 प्लस 3 अल्फा, इफ अल्फा इक्वल टू 1, अपनी मर्जी से हमने माना है, अनलेस अदरवाइज मेंशन, आप जानते हैं, तो कितना हो जाएगा, i की वैल्यू 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल थोड़ा और देखते हैं, फिर मैं सारी बातें शायद समझा पाऊंगा जो मेरा डाउट होगा। इसको कोई बताएगा तो मैं समझ लूंगा कि वो पूरी बात समझ गया है। पहले तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको खुद आपको ब्रेक करके लिखना है, ये क्वेश्चन है, इसको खुद ब्रेक करके लिखना है, Na वगैरह वगैरह जो वैल्यू है खुद सॉल्व करके लिखना है। ठीक है, जल्दी जरा कॉपी करेंगे। क्या होगा, 2Al3 प्लस 3 सल्फेट में माइनस, क्लियर हो गया होगा। इसमें n की वैल्यू देखेंगे तो n की वैल्यू 5 है, आप जानते हैं n की वैल्यू 5 है, यहाँ पे a, यहाँ पे कुछ नहीं, n br की जो वैल्यू होगी कितना होगा, a माइनस ए अल्फा, यहाँ देख लें आप, यहाँ 2a अल्फा, यहाँ 3a अल्फा। एन ए आर के बारे में बात करूंगा तो लिखूंगा a 1 प्लस 4 अल्फा। आप तो जानते हैं i की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 1 प्लस 4 अल्फा, कितना होगा, 1 प्लस 4 अल्फा होगा। अगर किसी बच्चे ने अल्फा की वैल्यू 1 ले लिया
अब जानते हैं आई की वैल्यू कितना होगा, टोटल 5। मुझे इन 5 एग्जाम्पल को अच्छे से नोट्स में देखना है और 5 बातें बोल रहा हूँ उनको जरा सुन लेंगे, वही आंसर है। जो भी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको जरा सुन लीजिए। सबसे पहली बात मुझे दिखाई दे रहा है कि डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा। सबसे पहला लाइन इसमें है, ये जो बोल रहा हूँ यही सब बोल बोल के क्वेश्चन है, पढ़ के जाकर वहां लिख देना। डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेगा। अल्फा का मतलब है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आई का मतलब है वांटा फैक्टर। वांटा फैक्टर के बारे में मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, पहला लाइन मुझे ये दिखाई दे रहा है, यहाँ देखो, आई की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो इक्वल टू एन होगा। ऊपर के जितने एग्जाम्पल देख लो, आई की वैल्यू और एन की वैल्यू कैसी है, बराबर है, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एन हो सकती है। इसके बाद इस तरीके से हम बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे, बार बार इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें प्रॉब्लम आएगा। तो दूसरा हम क्या करेंगे, इसके लिए एक शॉर्टकट बिल्डअप कर लेंगे। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये है, शॉर्टकट क्या बिल्डअप करेंगे, यहाँ पे जरा देखो, आई इक्वल टू 1+, अच्छे का क्वेश्चन है। हाँ, देखो क्या करेंगे, आई इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे 1+n-1 अल्फा, ये शॉर्टकट आज से हम फॉलो करेंगे। वन सेकेंड एक बार रिपीट कर रहा हूँ, हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसको बैठ के अच्छे से करें। ठीक है, तो बिल्कुल सही आंसर है, 2-3 बच्चों ने मुझे सॉल्व करके पूरा इसे भेजा था, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पहला लाइन डिसोसिएशन के केस में पार्टिकल बढ़ेगा, दूसरा आई की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एन होगी। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, ये सब क्वेश्चन में आता है, इसको जरा तैयार कर लेना। थर्ड हमारा शॉर्टकट है 1+n-1 अल्फा। आप किसी भी क्वेश्चन को ले लीजिए, चलिए आप इसी सेम क्वेश्चन को ले लीजिए, Al2SO4 थ्राइस, स्क्रीन पे जरा देखिए आप, ये ब्रेक किया था 2Al3+ और सल्फेट पे माइनस। मैं इसको जरा देखो यहाँ इस फॉर्मूले से करके आपको दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखो। अगर मुझे आई निकालना है तो लिखूंगा 1+n की वैल्यू कितनी है इसमें, 5 है आप जानते हैं, -1 लिखूंगा और अल्फा आपको क्या मान के चलना है, 1 मान के चलना है। अल्फा की वैल्यू कैसे मान के चल रहे हैं, 1, कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो अपनी मर्जी से कितना मानेंगे, 1 मानेंगे। 1 मानेंगे तो देख लो यहाँ पे जरा सा, ये 5 - 1 4, अब 4 का 1 का मल्टीप्लाई तो 4, अब 4+1 यानी 1+4 कितना होगा, 5। अब देख सकते हैं आई की वैल्यू कितनी आ रही है, 5 आ रही है। ऊपर के भी क्वेश्चन में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। मैं समझाना जो चाहता था वो क्लियर हो गया वो। थर्ड जरा सा देखिए आप, अगेन लाइन क्या ध्यान रखना होता है, फोर्थ लाइन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लाइन क्या था, इसमें डिसोसिएशन के केस में हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल क्या करेगा, बढ़ेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जरा सा देखो क्या है, अल्फा की वैल्यू जो होगी 0 से 1 के बीच में वैरी करेगी। अल्फा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में वैरी करेगी। ये हमने कहाँ से कॉपी किया है, ये हमने कहाँ से कॉपी किया है, केमिकल इक्विलिब्रियम से कॉपी किया। 5 नंबर पॉइंट जरा से देख लो, अल्फा कितना होगा कोई पूछता है, तो I-1 करेंगे और नीचे में n-1 करेंगे, I-1 और n-1 करेंगे। 6 नंबर पॉइंट जरा एक बार आपको मैं ये भी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, कई बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा। तो 6 नंबर पॉइंट में जरा से देख लो, किसी बच्चे ने जबरदस्ती अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि एक बार पूरा डिराइव करके दिखाइए, तो अगर अल्फा की वैल्यू 1 ले लोगे, जरा यहाँ देखो, अल्फा की वैल्यू 1 ले लेंगे और शॉर्टकट में रखेंगे, जहाँ शॉर्टकट लिखा हुआ है वहाँ पे जरा देखो, अगर उसमें रखेंगे तो I इक्वल टू, यहाँ देखो, इक्वल टू 1+n-1 और यहाँ लिखा हुआ है 1, जो काम का नहीं है, जिसको थोड़ा हम लिख सकते हैं 1+n-1। तो ये -1 और ये 1 हट गया होगा, तो आप देख सकते हैं I इक्वल टू कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। तो 6 नंबर जो पॉइंट लिखा हुआ है 2 नंबर पॉइंट में रखने पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर पॉइंट मिलेगा। तो दोबारा बोलता हूँ, 6 नंबर पॉइंट में अल्फा की वैल्यू मतलब इक्वेशन नंबर 2 में या शॉर्टकट जहाँ लिखा हुआ है उसमें अल्फा की वैल्यू 1 रखने पे जो है एग्जाम्पल नंबर या इसमें हमने जो लिखा है पॉइंट नंबर 2 हमें इजिली मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गया हो। ये शॉर्टकट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम हर बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब जरा एसोसिएशन के भी एग्जाम्पल पहले देखते हैं। ठीक है, एसोसिएशन के एग्जाम्पल देखते हैं एक बार। H2 जरा लिखना है आपको, एसोसिएशन। H2 लिखना है, एसोसिएशन। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले आज की क्लास में, एसोसिएशन के केस में पार्टिकल क्या होगा, घट जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, <<1 होगी। अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा मतलब सॉरी आई की वैल्यू <<1 लिखना, ठीक है, क्योंकि मैं आई के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना है, लेकिन आई की वैल्यू <<1 होगी। ठीक है, एसोसिएशन का मतलब क्या होता है जरा देखो, इसका मतलब होता है कंबाइन। एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन। कंबाइन का मतलब इस तरीके से एटम कंबाइन करके एक बड़ा एटम बना ले, या इस तरीके से कंबाइन करके एक बड़ा एटम बना ले। तो जब भी कोई दो एटम कंबाइन होंगे, जब भी कोई दो पार्टिकल कंबाइन होगा, यहाँ थोड़ा देखते हैं, जब भी कोई दो पार्टिकल कंबाइन होंगे
और 1 पार्टिकल में चेंज होगा, जो ये वाला लाइन लिखा हुआ है यहाँ, 2 पार्टिकल कंबाइन करके 1 पार्टिकल में चेंज होगा, ऐसे वाले को हम लोग बोलते हैं डाइमेराइजेशन। क्या लिखा हुआ है? डाइमेराइजेशन। सिमिलर, जब भी कोई 3 पार्टिकल कंबाइन होंगे, कंबाइन होके 1 पार्टिकल बनेगा, तो इस वाले का नाम होगा ट्राइमेराइजेशन। मेराइजेशन का मतलब था ऐड होना, मेराइजेशन का मतलब था ऐड होना, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, इस तरीके से नाम लिखा हुआ होगा। डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब विज्ञान में इस तरीके का, डाई मतलब समझ गए होंगे आप। अब जरा मैं 2 क्वेश्चन इससे करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले एग्जांपल ऑफ डाइमेराइजेशन देखते हैं। डाइमेराइजेशन का एग्जांपल देखिए, डाइमेराइजेशन का एग्जांपल देखिए। डाइमेराइजेशन का मतलब 2 एटम है, ये कंबाइन होकर A2 बना रहे हैं। बेसिकली ये कैसे बना रहा है? A प्लस A गिव्स A2। ये दोनों लाइनें सेम लिखी हुई हैं, ये दोनों लाइनें कैसे लिखी हुई हैं? सेम लिखी हुई हैं। फिर इसके बाद सबसे पहले यहाँ लिखना है ए, आप जानते हैं इधर कुछ नहीं, तो एन बी आर की वैल्यू कितनी होगी? ए होगी। ठीक है, यहाँ देखते चलो जरा सा, यहाँ लिखते थे ए माइनस सी अल्फा, यहाँ क्या लिखते थे? ए माइनस सी अल्फा। यहाँ पे हम 2a अल्फा तब लिख रहे थे जब यहाँ पे कोई कॉफिशिएंट गिवन हो, यहाँ पे कॉफिशिएंट गिवन था तो हम यहाँ लिख रहे थे। अब लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे ए अल्फा बाई 2। कितना लिखेंगे? ए अल्फा बाई 2। देख लें जरा फिर से, ए अल्फा बाई 2 ने क्यों लिखा है? क्योंकि कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई और मॉलिक्यूल का हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो ए अल्फा बाई 2 लिखूंगा, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं एन ए आर निकालूंगा, ये सब कैसे पता चल रहा है कि ए अल्फा निकालना है? ए अल्फा कहाँ से आता है? सब केमिकल इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। और ये निकालूंगा तो ये होगा 1 माइनस, ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 लिखा हुआ है, 1 माइनस अल्फा बाई 2। कितना है? 1 माइनस अल्फा बाई 2। इसको थोड़ा ठीक कर लेंगे, 1 माइनस अल्फा बाई 2 लिखा हुआ है, इसको मैं भी थोड़ा एक बार जरा सा क्लियर लिख देता हूँ ताकि आप समझ पाए। आपको ऐसे ही रहने देना है, ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 लिखा हुआ। उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ से जब मैं अब एन की वैल्यू निकालूंगा या आई की वैल्यू निकालूँ, पहले चलो, तो अगर मैं यहाँ से आई की वैल्यू निकालूंगा तो आप जानते हैं 1 और 1 माइनस अल्फा बाई 2, और नीचे में ये लेंगे, ये दोनों ये हट गया होगा। कैसे ही पता चला? आई के लिए ये फॉर्मूला है, ऊपर से हमने कॉपी किया है, तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 होगा। कितना होगा? 1 माइनस अल्फा बाई 2 होगा। तो जरा ये कॉपी करना है। डाइमेराइजेशन में एन की वैल्यू कितनी है? 2 है। एन की वैल्यू कितनी है? 2 पार्टिकल कंबाइन हो रहे हैं, तो एन की वैल्यू कितनी है इसमें? 2 है। आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में इस लाइन से देख सकते हैं कि आई की वैल्यू कैसी है? लेस देन 1। देख सकते हैं आई की वैल्यू कैसी है? लेस देन। अगर किसी बच्चे ने, आपको तो पता है कि कुछ भी दिया हुआ ना हो तो क्या करना है? अल्फा की जगह पे 1 लेना है। अगर अल्फा की जगह पे 1 ले लेंगे, जरा देख लो आई इक्वल टू कितना होगा। यहाँ पे अगर अल्फा की जगह पे 1 ले लेंगे तो समझ गए होंगे आप, आई इक्वल टू कितना होगा? हाफ। ठीक है, कॉपी करना है इसको जरा जल्दी से। फिर इसमें भी 3-4 बातें बोलूंगा, उसको सुन लेंगे, वही इंपॉर्टेंट है, आपको वही सब ध्यान रखना है। एक और एग्जाम्पल पहले मैं लिख देता हूँ ताकि आप कर पाए। प्राइमराइजेशन भी जरा मैं एक बार समझाता हूँ, आप देख लो पहले, क्योंकि बोर्ड वोर्ड में आता रहता है। प्राइमराइजेशन का मतलब 3 नाम का कोई मॉलिक्यूल, चलो इस बार पी ले लेते हैं, वहां पे ए लिखा था, इस बार पी लेते हैं, तो क्या बनेगा? P3 बनेगा। क्या बनेगा? ये P3 बनेगा। ठीक है, आपको तो पता है, ये ले लो या आप कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी मतलब जो अच्छा लगे लिख लो। तो इधर ये लेंगे, इधर कुछ नहीं, तो एन बी आर की जो वैल्यू होगी वही होगी। एन बी आर की वैल्यू कितनी है इस बार? ये। ठीक है, कॉपी हो गया होगा आपको। फिर यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? ए माइनस ए अल्फा। यहाँ पे जरा देखो, लिखूंगा ए अल्फा बाई 3। मैं यहाँ से एन ए आर की वैल्यू निकालूंगा ए, यहाँ पे देखेंगे ए 1 माइनस अल्फा बाई 3। तो जो आई की वैल्यू होगी, मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूँ 1 माइनस अल्फा बाई 3। आई की वैल्यू ये हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है। इफ यहाँ पे लिखा हुआ है अल्फा इक्वल टू 1 रख देंगे, तो जो आई की वैल्यू होगी कितना होगा? 1/3 होगा। कितना होगा? 1/3 होगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस पूरे टेबल में मुझे भी इनकी भी 5 लाइनें मुझे दिखाई दे रहा है, तो जरा हम सुन लेते हैं 5 लाइनें क्या है।
इसमें भी 4-5 लाइनें क्लियर हो रही हैं। सबसे पहला वर्ड है ये एसोसिएशन जब भी होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा। जब नंबर ऑफ पार्टिकल कम होगा तो आई की वैल्यू भी कम होगी, आई की वैल्यू कम होगी। ये मुझे पहला लाइन दिखाई दिया है। हम जो मैंने ये 5-6 लाइन लिखूंगा इसी से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वहां पे जरा देख लें आप, जो हम लोग ले रहे थे मैक्सिमम वैल्यू, वहां पे हम किसको ले रहे थे? वहां पे हम ले रहे थे मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आई की मैक्सिमम वैल्यू ले रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे? आई की मिनिमम वैल्यू, आई की मिनिमम वैल्यू देखो जरा सा लेंगे। यहाँ पे आई की मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 1/n। आप जानते हैं आई की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 1/n। वहां पे हम ले रहे थे मैक्सिमम वैल्यू। आपको क्लियर हो पा रहा होगा। थर्ड पॉइंट ये है, ये ऐसे केस में जब भी हमें आई कैलकुलेट करना हो, क्वांटा फैक्टर कैलकुलेट करना हो, तो लिखेंगे 1 प्लस, वहां पे लिख रहे थे n-1, आपको याद होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 n-1 और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा। एसोसिएशन कैसे पहचानेंगे, डिसोसिएशन कैसे पहचानेंगे, मैंने समझा दिया है। आई कैसे निकालेंगे, तो सीधा सीधा वहां वो शॉर्टकट अप्लाई करेंगे और यहाँ ये शॉर्टकट हम अप्लाई करेंगे, यहाँ ये शॉर्टकट हम अप्लाई करेंगे। फोर्थ लाइन क्या इंपॉर्टेंट है, जरा से देख लें आप। अगर अल्फा की वैल्यू 1 लोगे तो आई की वैल्यू जो होगी वो हमेशा 1/n आएगी। अल्फा की वैल्यू अगर 1 लोगे तो ये आएगा। और लास्ट फाइनल आई की वैल्यू, मतलब सॉरी, अल्फा की वैल्यू निकालना हो, किसी बच्चे ने बोला कि अल्फा निकालिए, तो अल्फा इक्वल टू लिखूंगा i-1, लेकिन नीचे में 1/n-1 हो जाएगा क्योंकि नीचे की वैल्यू चेंज हो रही है, नीचे की वैल्यू चेंज हो रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। कॉपी कर लेंगे जरा इसे जल्दी से, कॉपी कर लेंगे। हो गया। वापस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर आते हैं। क्वांटा फैक्टर क्या है मैंने समझा दिया आपको। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर जरा आते हैं। नहीं नहीं, ट्राइमराइजेशन में तो जरा देखना, ये जो बोला ट्राइमराइजेशन में आई की वैल्यू कितनी आ रही है, ट्राइमराइजेशन में तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 1/3। आपने कहीं गलत लिख दिया है, ये बच्चे ने हमसे पूछा, देख लो गलत लिख दिया आपने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे अगेन देखें कुछ कुछ बातें। पॉलीकैटिक प्रॉपर्टी, थोड़ा इसके लिए भी 2-3 वर्ड जरा मैं समझा दूं। केस 1 लेके बताता हूँ जरा आपको। अभी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं किया है, ये थोड़ा देखते हैं क्या लिखा। अगर किसी क्वेश्चन में नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन हो रहा हो, एसोसिएशन डिसोसिएशन क्या होता है मैंने अभी पढ़ाया, अगर ये नहीं हो रहा होगा तो ऐसे केस में आई की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ऐसे केस में क्या होगा? आई की वैल्यू 1 होगा और इसको हम लोग बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या इसी को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थोड़ा ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा है केस 2। यहाँ पे जरा देखो लिखा हुआ है एसोसिएशन और इसका डिसोसिएशन होगा, ध्यान रखना, एसोसिएशन और डिसोसिएशन होगा। जब इसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन होगा तो ऐसे केस में आपको मैंने बताया आई की वैल्यू कितना होगा? नॉट इक्वल टू 1 होगा। आई की वैल्यू कितना होगा? नॉट इक्वल टू 1 होगा। और ऐसी वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, ऐसी वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को मैं यहाँ लिख देता हूँ नोन एज एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। केस 1 हमने लिखा है नाइदर एसोसिएशन नॉट डिसोसिएशन, दैट इज आई इक्वल टू 1। आई कब 1 होगा? जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या इलेक्ट्रोलाइट होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा, और जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम केस देखेंगे तो ये होगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का नाम। उम्मीद करता हूँ आपने ये सारी बातें लिख लिया होगा, यहाँ तक समझ गए होंगे। केस 1 देख लिया हमने, केस 2 देख लिया। फर्दर फिर से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आई पूछता है कैसे निकालेंगे, कई बार डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आया है। आई इक्वल टू, ध्यान रखना है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाई नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। या एक और फॉर्मूला है आई इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई
एबनॉर्मल ऑफ सॉल्यूट। एक फॉर्मूला ये है, एक फॉर्मूला ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड लाइन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि Cp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऑफ सॉल्यूट। इन तीनों का यूज करके मैं बताऊंगा एबनॉर्मल और नॉर्मल क्या होते हैं। इस समय अभी आपको थोड़ी देर में समझा रहा हूँ, अभी फिलहाल आपको कॉपी करना है। नॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ लिखा हुआ है, एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और Cp जो होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपकी क्लास में दो बच्चे पढ़ते हो, कोई एक बच्चा जो आपकी क्लास में पढ़ रहा हो और उसके हाथों में 5 फिंगर हो, ठीक है, 5 फिंगर हो, तो हम बोलेंगे वो नॉर्मल है। और किसी के पास अगर टोटल 6 फिंगर हो जाए, 5 के बाद एक एडिशनल गॉड गिफ्टेड अगर मिल जाए, जैसे ऋतिक रोशन, इस तरीके का हो, वो बच्चा नहीं भी दिखाना चाहेगा तो सबका नजर उस पर जाएगा। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं या स्कूल में हम पढ़ रहे हैं और 4 निग्रो आ जाए, ठीक है, निग्रो तो समझ ही रहोगे आप, नाइजीरियंस अगर आ जाए तो ऐसे केस में सबका नजर उस पर चला जाएगा, क्योंकि वो एबनॉर्मल है। हमारी एक फीचर है, ह्यूमन की एक फीचर है कि नॉर्मल कुछ भी वो देखना ही नहीं चाहता, एबनॉर्मल देखना चाहता है, ठीक है। नॉर्मल हम कुछ भी देखना नहीं चाहते हैं, हम एबनॉर्मल देखना चाहते हैं। एबनॉर्मल क्या बेसिकली है, जो आप चाहते हैं उसके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस हो, उसके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंजेस हो। तो मैं जरा यहाँ पे नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास जरा इस क्वेश्चन को लेके यहाँ पे समझाता हूँ, आप जरा देखिए। नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास, तो जरा मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। डिफाइन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है। मैं एक जरा नॉर्मल दिखाता हूँ पहले। स्क्रीन पे देखें, लिखा हुआ एक मॉलिक्यूल जिसका नाम है CH3COOH। जब मैं इसका मास लिखूंगा तो यहाँ देखो 12 इंटू 2, कार्बन की वैल्यू इसमें 2 है और कार्बन का मास कितना होता है, 12 होता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, यहाँ पे 1 होता है। हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, लेकिन हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 4। ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, और कितना वैल्यू है, 2। जब सभी मास को सम करेंगे तो ये 60 होगा, ये 60 है, इसको हम बोलेंगे नॉर्मल नॉर्मल इसका नाम है। नॉर्मल क्या है, बेसिकली कैलकुलेटेड मोलर मास है। बेसिकली ये क्या है, कुछ नहीं है, कैलकुलेटेड मोलर मास है, जो आप कैलकुलेट करते हुए आते हैं, कैलकुलेटेड एब नॉर्मल मोलर मास जरा सा देखते हैं। एब नॉर्मल मोलर मास का मतलब ये हुआ, जिसको थोड़ा मैं ऐसे लिखूंगा, MeV। नॉर्मल को बुक्स में लिखा होगा MN, नॉर्मल लिखा होगा MN, और इसको लिखा होगा एब नॉर्मल, ए भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ जरा देखते हैं MeV का मतलब क्या होगा, एबनॉर्मल का मतलब या तो ये 60 से वैल्यू कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। मैं एक बार डिफाइन पूरा करूंगा, अभी फिलहाल आप देखिए क्या होगा। 60 से वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो इसको हम बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। नॉर्मल मोलर मास जो नॉर्मल है, 5 फिंगर थे किसी के पास, हमने बताया नॉर्मल लड़का है वो। ऋतिक रोशन जी आ गए किसी क्लास में पढ़ने के लिए, उनके पास एक 6 फिंगर आ गया, भगवान ने ऐसा दे दिया, तो बोलेंगे एबनॉर्मल है। तो बस इसी तरीके की बातें, अब एक दो एग्जाम्पल हम एबनॉर्मल का देखते हैं। एबनॉर्मल कब जनरेट होगा, एबनॉर्मल कब जनरेट होगा, जब किसी मॉलिक्यूल में एसोसिएशन होगा। जरा प्लीज यहाँ देखिए, जब किसी मॉलिक्यूल में एसोसिएशन होगा, एसोसिएशन होगा मतलब मोलर मास उसका क्या होगा, बढ़ेगा। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब हो गया कि एसिटिक एसिड को जब हमने वाटर में डाला और वाटर में डालते ही वो मॉलिक्यूल अगर कहीं डिसोसिएट हो गया, जरा सुन लें आप, वो मॉलिक्यूल कहीं डिसोसिएट हो गया तो उस कंपाउंड का जो मोलर मास था कम हो जाएगा। आप अच्छे से जानते हो, सभी बच्चों को पता है, इसको जब हम डालेंगे वाटर में तो ये ब्रेक करता है इस तरीके का। इसमें से एक मास अभी 60 था, अब मास कितना है इस मॉलिक्यूल का, 59 है, कम हो गया होगा। एक H+ यहाँ से बाहर निकल गया, क्या हो जाएगा, मोलर मास कम हो जाएगा। तो डिसोसिएशन के केस में मोलर मास क्या होगा, कम होगा। एसोसिएशन में अभी A2 नाम का मॉलिक्यूल है, डाइमेराइज हुआ है। चलो यहाँ पे देखो, डाइमेराइजेशन का बेहतरीन एग्जांपल बॉन्डिंग से लेके जरा मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। BS3 को 2 टाइम ले लो, ये लिखो, या 2BS3, मतलब इस तरीके से 2 बार BS3 ले लो। इस दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा B2S6। यहाँ पे मोलर मास अगर X होगा और यहाँ पे Y होगा, तो ऐसे केस में Y जो होगा ग्रेटर देन X होगा मोलर मास में। तो चूंकि इसमें दो एटम कंबाइन हो रहे हैं तो इसका क्या नाम होगा, एसोसिएशन होगा। तो एसोसिएशन के केस में मोलर मास हमेशा बढ़ेगा और डिसोसिएशन के मास में मतलब हमेशा क्या होगा, मोलर मास कम होगा। उम्मीद करता हूँ आपको
क्लियर हो गया होगा। थोड़ा और हम एग्जांपल देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये आपने लिख लिया होगा और थोड़ा हम अपने समझाने के लिए लिख रहा हूँ। हम लोग जानते हैं नॉर्मल मोलर मास किसके लिए लिखते हैं? सॉल्यूट के लिए लिखते हैं। सॉल्वेंट का तो कोई चक्कर ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक दो लाइन और डिफाइन कर देता हूँ कि एबनॉर्मल का रेंज कहाँ से कहाँ होगा। थोड़ा ये भी लिख देता हूँ। डिसोसिएशन के केस में, यहाँ जरा देखें, डिसोसिएशन के केस में जो सॉल्यूट का मास होगा, सॉल्यूट का जो मास होगा बेसिकली, वो mn/2 से लेके MeV, जरा यहाँ देखो लिखा हुआ है, और MeN तक होगा। और एसोसिएशन के केस में ये क्या है मैं बताता हूँ अब एग्जाम्पल के साथ। जो सॉल्यूट का मास होगा एबनॉर्मल के केस में, यहाँ देख लें, MN/, इस तरीके से लिखा हुआ है, MeV लिखा हुआ है MN/2, ये कॉपी करना चाहिए इसे। ये जरा कॉपी करना है। मैं थोड़ा ये जो एसिडिक एसिड लिखा है ये थोड़ा मैं कंटेंट की तरह डिलीट कर लूँ ताकि आपको समझा पाऊँ अच्छे से। कंटेंट थोड़ा हमने हटा लिया है। यहीं पे एक एग्जांपल करूंगा, आप इसे देख लेना। चलिए देखिए एग्जांपल, एक KCl का एग्जांपल ले लेते हैं, जल्दी समझ में आएगा। स्क्रीन पे जरा देखिए, KCl नाम का कोई कंपाउंड है, इसका लिखा हुआ है मोलर मास नॉर्मल। क्या लिखा हुआ है? मोलर मास नॉर्मल, जिसकी वैल्यू होगी 74.5। कैसे आया? 39 प्लस 35.5। ठीक है, इसको जब हमने सम किया होगा तो ये वैल्यू आया होगा। क्लियर हो गया होगा। इसका अब नॉर्मल मोलर मास देखना चाहते हैं हम, जरा सा क्या देखना चाहते हैं? MeV देखना चाहते हैं, ये कितना होगा, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले पता है कि मॉलिक्यूल क्या करेगा? डिसोसिएट करेगा। क्या बोलेंगे हम? डिसोसिएशन का प्रोसेस होगा। डिसोसिएशन में आपने बोला है मोलर मास क्या होता है? कम होता है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे, जरा देखिए आप। डिसोसिएशन के केस में मोलर मास क्या होगा? इसका कम होगा। जब ये मॉलिक्यूल KCl डिसोसिएट करेगा तो ये K प्लस और Cl माइनस में जाएगा। ऐसे केस में N की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। अगर आपने अल्फा की वैल्यू 1 अपनी मर्जी से ले लिया, आप जानते हैं अल्फा की वैल्यू 1 ले लेंगे इस तरीके से, तो इसमें I की वैल्यू कितनी होगी? 1। या I की वैल्यू 2 ले लेते हैं, अगर अल्फा की वैल्यू 1 लेंगे तो I की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। अल्फा की वैल्यू 1 लेंगे तो कितना होगा? 2 होगा। क्लियर हो गया होगा। यानी इस बात से मुझे समझ में आ रहा है कि KCl का जो मास का रेंज होगा वो कितना होगा? 74.5/2 से लेके, जरा प्लीज यहाँ देखो, मोलर मास एबनॉर्मल की जो वैल्यू होगी वो कहाँ होगा? 74.5 तक। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया। अगर यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गया हो तो जल्दी से ओके मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे ग्रुप में, जरा जल्दी से ओके मैसेज ड्रॉप करना है। यहाँ तक बहुत बड़ा काम था। अब इसके बाद चैप्टर अब आसान आएगा। यहाँ तक थोड़ा ज्यादा मेहनत का काम था क्योंकि कैलकुलेशन ज्यादा है, और समझ पा रहे होंगे आप। हो गया? आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ठीक है। पहली जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है उसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो थोड़ा जल्दी से आप लिखेंगे फर्स्ट हेडिंग, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। फटाफट कॉपी करेंगे, 2 मिनट में हो जाएगा। लिखेंगे रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। फर्स्ट हमारी हेडिंग है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ठीक है, लिखा आप लोगों ने? जल्दी से सॉल्यूशन चैप्टर में देखें, केस 1 यानी राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ में देखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, लिखा होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेयर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। केस 1 जरा देख लें, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेयर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वहां आ जाइए, वहां डेरिवेशन में जरा देखते देखते कहीं डेरिवेशन में देखिए लिखा हुआ LVP। उसी लाइन में आगे बढ़ेंगे तो कहीं लिखा हुआ RLVP। केस 1 जरा जल्दी से खोल लें सभी बच्चे, वहां पे लिखा हुआ LVP और एक लाइन आगे लिखा हुआ RLVP। पहली बात, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मोलालिटी पे डिपेंड करेगा। दूसरी बात, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आई के बीच में क्वांटा फैक्टर में रिलेशन होगा। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो सॉल्यूट होगा कैसा लेके चलना है? नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल कौन होता है? सॉल्वेंट होता है। सॉरी, सॉल्यूट होता है। नॉन वोलेटाइल कौन होगा? सॉलिड होगा। नॉन वोलेटाइल कौन होगा? सॉलिड होगा।
जब वहां पे आप देखेंगे क्लास नोट्स को अपने, तो वहां पे हमने ये लाइन लिखा है, सभी बच्चे वहां देखेंगे और थोड़ा एक बार पहले मैच कर लेना है, फिर अभी नोट्स कॉपी नहीं करना, पहले देखो पी नॉट ए इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा था एक्स बी, आपको उम्मीद करता हूँ क्लियर हो पा रहा हो। और आप जानते हैं एक्स बी का फॉर्मूला होता है एन बाई बी, और नीचे में एन ए प्लस एन बी, इस तरीके से हम लिखते हैं, जिसको जिसको इन दोनों लाइनों को, जिससे इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसका नाम 2 रख लेते हैं, इंट में मैंने लिखा है। तो इसको जब हमने डराइव किया था, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकाला था, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाई एन ए, ये हमने वहां से डिफाइन किया था, आप जानते हैं। जब ये क्वेश्चन में डिफाइन किया था, तब वहाँ सभी बच्चे न्यूमेरिकल को देख लें, उस न्यूमेरिकल को पढ़ के पता चल रहा होगा, उसमें आई इक्वल टू 1 होगा। आप उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसमें लिखा होगा आई इक्वल टू 1 होगा। कैसे पता चला सर आई इक्वल टू 1 होगा? क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, वहाँ पे जो न्यूमेरिकल लिखे होंगे वो कैसे होंगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट हम जैसे लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड को बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस को बोलते हैं, सॉल्ट को बोलते हैं। जैसे इनको हम वाटर में डालेंगे, तो वाटर में डालते ही क्या करेगा? 2 आयन में ब्रेक कर जाएगा। इस तरीके से केटायन और एक एनायन में ब्रेक कर जाएगा, आप जानते हैं 2 आयन में ब्रेक कर जाएगा ये। जैसे ही 2 आयन में ब्रेक करेगा, तो इसकी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? ऐसे केस में बढ़ जाएगा, आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा, आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा। ये सब हमने पढ़ रखा पिछले क्लासों में। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट को वाटर में डालेंगे तो केटायन एनायन में ब्रेक करेगा, तो इस केस में क्या होगा? आई की वैल्यू बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? क्योंकि इसमें आई की वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो इसीलिए वहां पे नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिया होगा, जिसमें वाटर में डालने के बावजूद भी वो ब्रेक ना करता हो, तो बोलेंगे नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब जैसे देख लें हम, क्या है थर्ड पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट ये था, थर्ड पॉइंट क्या है? नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। ये जरा कॉपी करना जल्दी से, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, इसी का नाम आरएलबी था, आप जानते हैं। पिछले क्लास में इनको हमने थोड़ा देखा था। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर किसी बच्चे ने आई की जगह पे 1 ले लिया, देखिए किसी बच्चे ने अगर आई की जगह पे बोला कि सर नॉट इक्वल टू 1 ले लीजिए, इक्वल टू 1 ले लिया तो अपने ऊपर आंसर आ रहा था। नॉट इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या होगा? जरा प्लीज यहाँ देखेंगे, यहाँ देखना है। अभी हमने 3-4 चीजें देखा है, क्या क्या देखा है यहाँ लिखता हूँ। हमने देखा है कि जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है, वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, जो ये ऊपर वाला एग्जांपल था, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। दूसरा हमने देखा है कि मोलालिटी पे डिपेंड करता है, ये न्यूमेरिकल में हमें दिखाई देगा। और तीसरा हमें दिखाई दे रहा है कि आई और सीपी में कोई रिलेशन है, आई और सीपी में भी कोई रिलेशन है, जो यहाँ पर डिफाइन होगा। आई नॉट इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें कोई रिलेशन है। तो रिलेशन जरा देखो कैसे लिखेंगे, पी नॉट ए, प्लीज जरा सब बच्चे स्क्रीन पे देखें, पी ए और नीचे लिखूंगा पी नॉट ए। एनसीईआरटी वाले इसको बड़ा लेंदी बना के लिखते हैं, लेकिन मैं जरा बताता हूँ शॉर्टकट, जरा देखो आप, यहाँ पे लिखूंगा आई इंटू एन बी, आई इंटू एन बी लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है एन ए प्लस आई इंटू एन बी। ये लाइन आपने सर कहाँ से लिखा है? जरा ये लाइन समझाइए। ये लाइन जरा देखो, यही ऊपर वाला फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए। ये वाला जो लाइन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बेसिकली ये एक्स डी की जगह पे, इस एक्स डी की जगह पे आप जानते हैं हम ये लाइन लिख सकते थे, इस पूरी लाइन की जगह पे हम ये लाइन लिख सकते थे, पी नॉट ए माइनस पी ए, नीचे में पी नॉट ए इक्वल टू एन बी बाई एन ए प्लस एन बी। पहली बात ये लिख सकते थे हम। उसी लाइन को हमने सेम नीचे कॉपी किया, देख लीजिए, बस आई का मल्टीप्लाई किया है। तो आई क्या है? आई एक सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट होगा सॉल्वेंट में जाएगा, डिसोसिएट होगा, नहीं डिसोसिएट होगा, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। नहीं डिसोसिएट होगा तो ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिसोसिएट होगा तो नीचे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो पा रहा होगा। सिमिलर इसका एक नीचे एक फॉर्मूला जब हमने डिफाइन किया है, कौन सा फॉर्मूला डिफाइन किया इसका नीचे में? ये वाला फॉर्मूला डिफाइन किया, पी नॉट ए माइनस, सॉरी पी नॉट ए माइनस पी ए, यहाँ पर लिखा हुआ पी नॉट ए माइनस पी ए, पी नॉट ए माइनस पी ए, इस तरीके से लिखा है, डिवाइडेड बाई पी नॉट बी, सॉरी डिवाइडेड बाई पी नॉट ए इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा एन बी, और नीचे जो एन ए लिखा हुआ है, इसमें फिर से हम आई का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। आई का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। सर ये वाला लाइन कहाँ से आ रहा है? इसी का, ये जो ऊपर वाला था, ये वाला लाइन को पूरा हमने जब डिराइव किया था, तो ये लाइन आया था, और इसी में हम क्या कर रहे हैं? बस एक आई का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करो या ये करो, दोनों सेम है, या ये फॉर्मूला यूज करो या ये करो, ये दोनों भी क्या है? सेम है। यहाँ तक अगर पूरी बात आज की क्लास तक समझ में आ गया हो, तो सब लोग जरा आगे ओके मैसेज जरा ड्रॉप करेंगे, क्योंकि बहुत हमने कर लिया है हमारे हिसाब से, काफी आगे टॉपिक हमने पहुंचा लिया है।
तो कर लेंगे। अपनी एक इवनिंग में भी क्लास है, तो मुझे लगता है इवनिंग में हम 2 टॉपिक कर लेंगे। एक ईएलबीपी कर लेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कर लेंगे, और एक टॉपिक और हम कर लेंगे, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट नाम है, उसको हम कर लेंगे, ठीक है? तो सारे टॉपिक मैंने पढ़ाया है। अभी हेनरी लॉ थोड़ा हमने छोड़ दिया है, कई टीचर हेनरी लॉ पहले पढ़ाते हैं, लेकिन बेवकूफ़ी वाली बात है, नहीं पढ़ाना चाहिए बच्चों को पहले, क्योंकि बच्चों को तो लेवल ही नहीं रहता समझने के लिए। तो हम हेनरी लॉ वगैरह लास्ट की क्लासों में करेंगे, और बाकी जो टॉपिक है उसको हम लोग देखेंगे। यानी आज की शाम में फिर से क्लास है, इसी चैप्टर में कंटिन्यू हम आगे बढ़ाएँगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच। और जो लोग कैमरे ऑन नहीं रखते हैं, उनसे अब रिक्वेस्ट नहीं है, जब भी मैं देखूँगा और मेरे को मैसेज नहीं आना चाहिए, मैं बिना पूछे इसको बाहर करूँगा, मेरे को मैसेज उसका नहीं आना चाहिए, ठीक है? ये ध्यान रखना, क्योंकि मैं बार-बार बोलता हूँ, इज़्ज़त नहीं करना चाहिए आपकी अब, इज़्ज़त लायक अब है नहीं, ठीक है? चलिए, थैंक यू।